हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग जुड़ जाइए और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि क्या हमारा साउंड प्रॉपर सही से जा रहा है कि नहीं आप सभी के पास। और आज का क्लास देखा जाए तो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास का देखा जाए तो आपका चौथा पार्ट है। क्या है? चौथा पार्ट आप सभी का है। तो आप सभी लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि देखा जाए तो आप सभी को जो 25 फरवरी का बोर्ड पेपर है उसमें आप सभी को यह क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पहले तो गुड मॉर्निंग, उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखें कि आयुष भी जुड़ चुके हुए हैं। गुड मॉर्निंग आयुष, बहुत पहले से आप इंतजार करते हो आकर के लाइव में। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब यहाँ से देखा जाए तो जो हमारा देखा जाए यह पार्ट जो 4 नंबर होने वाला है साइंस का। क्या? साइंस का आपके देखा जाए तो एग्जाम के दृष्टि से यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो यह देखा जाए तो लगभग हम करा चुके हैं 300 से ऊपर क्वेश्चन, जो कि पूरे आपके बुक से देखा जाए तो लिया गया है। ठीक है, गौरव विश्वकर्मा भी जुड़ चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि देखा जाए तो समय से इस बार आप सभी लोग आ गए हैं। चलिए, तो ये देखा जाए जो क्वेश्चंस हैं 25 फरवरी को आपका जो 7 सेट होता है ना, 7 सेट पेपर होता है ना, 7 सेटों की हम बात कर रहे हैं। हर एक सेट से हम बात करें तो आपका क्वेश्चन ये लड़ेगा हर सेट में। यानी कि यह देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से वह कराया जा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन कहें तो वो कराया जा रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहें तो वो सब क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, एक बार थोड़ा शेयर कर दीजिए कि और भी विद्यार्थी आप सभी के जितने साथ पढ़ते हैं वो लोग भी आ जाएं। फिर हम इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या होगा और उसका जवाब क्या होगा, उसके ऑप्शंस का क्या हमारा जवाब होगा, उन सभी पे हम विश्लेषण करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास आगे बढ़ाया जाए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक बार, सभी लोग, सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करेंगे। फिर हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आप सभी विद्यार्थी 7 से 10 विद्यार्थी इस टाइम प्रेजेंट हाल में हो गए हैं। बाकी फिलहाल और एक बार शेयर कर देंगे तो हम लोग अधिक विद्यार्थियों के साथ जुड़ जाएंगे और फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करें ना? चलिए, यस सर आप सभी का आ रहा है। यहां से अगर हम बात करें आज का पहला क्वेश्चन, क्या पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपका प्रकाश के अपवर्तन से। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। यानी कि हम जो देखते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। अब रही बात कि विचलित जब होती है प्रकाश तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, अपवर्तन का जो हम कारण कहेंगे। तो रही बात कि कह रहा कि प्रकाश की गति बढ़ने से, प्रकाश की दिशा बदलने से, प्रकाश की गति बदलने से और प्रकाश के परावर्तन से। देखिए, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, जैसे हम कहें कि यह वायु है, उसके बाद से यह अगर कांच में जाएगी, क्या करेगी? कांच में जाएगी, तो यह देखा जाए तो इसका पथ आपका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी कि जब पथ बदलेगा तो उसके साथ साथ इसकी गति में भी बदलाव आ जाएगा कि यह जो आपका देखा जाए तो किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। जैसे यह वायु की बात करें तो विरल होगा और इसकी बात करें कांच की तो क्या होगा? सघन होगा। तो इस तरह से विरल और सघन पे इसकी चाल की क्या प्रभाव पड़ती है? यानी कि घटती बढ़ती रहती है। तो आप सभी का इसकी गति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक है, अब रही बात की अगला कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो हम इसको एक मतलब फिगर बनाते हैं कि कह रहा है कि विरल ना, तो मान लीजिए कि यह जो माध्यम है फर्स्ट वाला यह आपका वायु है। ठीक है, और दूसरा आपका सघन है।
ठीक है। सघन की बात करें तो दूसरा आपका यह मान लीजिए कि कांच है। क्या है? कांच है। और प्रकाश किरण जैसे ही यह ऐसे आपतित होगी, क्या होगी? आपतित होगी, तो इसको तो जाना चाहिए ऐसे सीधे, क्योंकि प्रकाश का हम गुण जानते हैं कि प्रकाश जो चलती है एक सरल रेखा में गति करती है, तो इसको तो ऐसे चले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे वायु से यह सघन में कांच में जाएगी तो यह अभिलंब के तरफ क्या होती है? झुक जाती है। क्या होती है? अभिलंब के तरफ झुक जाती है। यह हमारा देखा जाए तो आपतित किरण होगा। क्या होगा? आपतित किरण होगा। उसके बाद से अगर हम बात करें तो यह जो भाग है यह आपका क्या है? तो अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब। और आपका देखा जाए तो यह जो है अपवर्तित किरण। क्या है? अपवर्तित किरण है। ठीक है, क्या है? आपका अपवर्तित किरण। यानी इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हमारा देखा जाए प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के तरफ झुक जाती है, लेकिन अगर यही सघन से विरल में जाती तो अभिलंब से दूर हट जाती। यह क्वेश्चन आपका देखा जाए तो बार बार आपसे बोर्ड पेपर पूछता है, तो आप सभी लोग इस बात पे ध्यान रखिएगा। और आम बोल भाषा में ऐसे कोई पूछ देगा कि बताओ कि विरल से सघन में जाए तो प्रकाश किरण का हुई, अभिलंब से दूर जाए कि नजदीक जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग जितने भी विद्यार्थी अभी फिलहाल में जुड़ रहे हैं। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ें। अगले अगर हम क्वेश्चन की अगर बात करें तो अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक का कह रहा है कि SI मात्रक, आपका अपवर्तनांक का मात्रक पूछ रहा है, C/V। ठीक है, होता है ना। तो अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो अपवर्तनांक जो होता है मात्रक विहीन राशि है। क्या है? इसकी कोई मात्रक नहीं होती है। क्या? इसकी जो मात्रक की अगर हम बात करें तो यह मात्रक विहीन राशि है, इसकी कोई मात्रक नहीं होती है। आइए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निर्वात में, निर्वात का मतलब कि वह देखा जाए तो उसमें किसी प्रकार की कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, निर्वात का वही वैक्यूम जिसे बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि C, प्रकाश की चाल पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल क्या होती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर यही प्रकाश की चाल को कहे कि किलोमीटर में बताइए तो हम क्या करेंगे? 1000 से इसमें भाग करेंगे ना, तो यह आपका 5 हो जाएगा, यह किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यह दोनों ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है कि किलोमीटर में बताइए, और आप मीटर प्रति सेकंड में तो आपका दिया ही रहता है। चलिए रविकांत जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और जितने भी चैनल पे नए विद्यार्थी हैं आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ आप सभी लोग क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यह डेली लाइव क्लास आपका 5 बजे से चलने लगता है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट, जो बात हो करें हम अगर ऑप्शन, तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक लगभग होता है। आप सभी लोग बताइए कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है? बताइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग नैतिक चौधरी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार सभी लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए कि हम लोग आज कम से कम 50 तो आ जाएं। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। हाँ बताइए कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, ये बताना है आप सभी को। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन में दे रहा है कि आपका 1 होता है, 1.33 होता है, 1.5 होता है और 2 होता है। ठीक है, इसका बताना है आप सभी लोग। जल्दी से बताइए कि कांच का अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है, ये बताना है आप सभी को। क्या? कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो देखिए कांच की अपवर्तनांक की बात करें तो यह आपका जल का होता है। ठीक है, और यह आपका कांच का होता है। क्या होता है? 1.5 जो बात करें तो 1.5 किसका होता है? तो कांच का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक बात करें तो सबसे ज्यादा होता है। तो आपसे पूछेगा, अभी देखिए आएगा क्वेश्चन में कि हीरे का अपवर्तनांक, या कहेगा कि निम्न में किसकी सबसे अधिक अपवर्तनांक होती है। ठीक है, सी ऑप्शन। वेरी गुड, बढ़िया है।
गुड मॉर्निंग। चलिए, अब कह रहा है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक, अभी हम बोले हैं ना कि अभी ऑप्शन आपसे पूछेगा कि किस माध्यम में सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, तो सबसे अधिक जो होता है अपवर्तनांक की बात करें तो सबसे अधिक आपका हीरा का होता है। क्या होता है? और यही रीजन है कि इसका ज़्यादा अपवर्तनांक होने के कारण हीरा बहुत ज़्यादा क्या होता है, चमकता है। यह रीजन भी इसका है कि ज़्यादा अपवर्तनांक होने का कारण क्या होता है, हीरा ज़्यादा चमकता है। आइए अब देखें स्नेल का नियम। क्या स्नेल का जो नियम है किससे संबंधित है और स्नेल का नियम होता क्या है? ठीक है, क्या स्नेल का नियम, ठीक है, तो स्नेल का नियम होता क्या है और यह किससे संबंधित है? तो आप लाइट में प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में पढ़े होंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई अपान साइन आर, क्या साइन आई अपान क्या होता है, साइन आर होता है। यही हमारा क्या है, स्नेल का नियम, जो कि देखा जाए तो किससे संबंधित है, तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन देखा जाए तो बी ऑप्शन, 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन, हाँ 7 का बी गौरव, वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चन एकदम आंसर देते रहिए। और बताइए अगला क्वेश्चन कि यदि अपवर्तनांक अधिक हो क्या, तो माध्यम होगा, तो माध्यम होगा। कह रहा है कि विरल, फिर आपका पारदर्शी, सघन और आपका क्या, आपका अपारदर्शी। देखिए अगर हम बात करें किसी भी माध्यम का अगर अपवर्तनांक की, तो जिसका जितना अपवर्तनांक होता है उसका देखा जाए क्या, कहाँ से हो, रविकांत का नाम है मेरे दोस्त, देखो यूपी में बलिया जिला, ठीक है, बलिया में नगरा। हाँ, रही बात की अपवर्तनांक की बात करें तो जो सघन जितना होता है, क्या जो आपका माध्यम जितना सघन होता है उसका अपवर्तनांक की बात करें तो उतना ही होता है। यानी कि जो पदार्थ जितना सघन होगा उसका अपवर्तनांक जो होगा उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, जितना आपका सघन आपका देखा जाए तो होगा उतना ही आपका उसका अपवर्तनांक हो जाएगा। बोलिए आगे बढ़ा जाए। आप किसी प्रकार का कोई इशू? यूपी जौनपुर से हैं आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, और हम एक बार वही कहेंगे फिर से कि आज हम कम से कम हमको चाहिए बस कितना, 50+ विद्यार्थियों की संख्या लाइव में चाहिए। और लाइव की बात करें तो आपका लाइव कल का देखा जाए तो हमारा 35 था, आज बस यही दोनों हमको 50+ चाहिए, बस इतना आप लोग कर दीजिए। उसके बाद से फिर कंटेंट का देखिए, तो कंटेंट का तो हम तो धजिया उड़ा देंगे और आपका बोर्ड पेपर कुछ नहीं रह जाएगा। जल का अपवर्तनांक लगभग होता है, और बताइए जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आपका कांच का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक, यानी कि जल के अपवर्तनांक की बात करें तो आपका 1.33 होता है। कितना होता है? ऑप्शन बी आ रहा है 9 का, ऑप्शन बी। और यह कांच का अपवर्तनांक है और हीरे का डी वाला ऑप्शन आपका अपवर्तनांक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? जैसे रात में देखेंगे तारे को तो तारा लगेगा कैसे, खूब मतलब कि वह ऑन ऑफ हो रहा है, कोई कर रहा है उसको ऑन ऑफ, ऐसा हमें क्या होता है, प्रतीत होता है तारा। तो तारा वह ऐसा मतलब यह घटना जो होता है यह अपवर्तन के कारण होता है। अगर अपवर्तन नहीं होता तो आपका तारा हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। यानी कि जो तारे टिमटिमाते हैं इनके अगर रीजन की हम बात करें तो यह प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब हम अगले क्वेश्चन देखें कि वास्तविक गहराई कम दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा यह कोई पात्र है, ठीक है, बर्तन है, और इस बर्तन में हम यहाँ तक पानी भर दिए हैं। अब हम जितना गहराई है, मान लीजिए कि अगर गहराई की हम बात करें तो यह मान लीजिए कि 10 क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर ना होकर के बहुत कम हो जा रहा है, थोड़ा अधिक कर देते हैं। मान लीजिए कि यह 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 30 सेंटीमीटर तो इसकी वास्तविक गहराई है, लेकिन पानी जब इसमें भर देंगे और इसके ऊपर से देखेंगे तो यह और उसका इसका तल जो है
इसका तल और उठा हुआ ऊपर प्रतीत होता है। नहीं तो फिर इसमें आप एक सिक्का डाल दीजिए ना, क्या सिक्का जैसे डाल देंगे और ऊपर से इसके देखेंगे तो यह इसका प्रतीत होगा कि बहुत पास में है सिक्का, क्या बहुत पास में है। ऐसा क्यों होता है? तो यह भी घटना आपका देखा जाए तो प्रकाश के अपवर्तन से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन से भी यह संबंधित है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मेरे दोस्त हम यह तो बार बार बताते आ रहे हैं कि यह क्या है आपका देखा जाए तो अभिलंब। क्या है? अभिलंब। और अभिलंब की बात करें तो मान लीजिए कि यह सघन ना, तो यह आपका देखा जाए तो सघन हो गया। सघन में आपका मान लीजिए कि यह कांच है। ठीक है, क्या है? कांच है। और हमको विरल चाहिए, यानी कि यह पहला माध्यम है। क्या? पहला माध्यम। और दूसरे माध्यम की अगर हम बात करें तो दूसरा माध्यम विरल है। विरल का मतलब कि हम मान ले रहे हैं कि इसमें क्या है? वायु है। ठीक है, तो कांच की अपेक्षा तो यह क्या है? विरल है। अब प्रकाश किरण हम अगर मान लीजिए कि इसको आपतित कर रहे हैं, ये क्या है आपका देखा जाए तो आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। अच्छा, मतलब आया कहाँ से? तो सघन से। लेकिन इसको तो जाना चाहिए देखा जाए तो इसका तो रास्ता यह है, क्योंकि प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, यह अपने पथ से विचलित होकर के दूर हट जाएगी। अपना पथ से यह दूर और भग जाएगी। किससे? तो अभिलंब से। यानी कि हम इसको निष्कर्ष देखें अगर इसका, कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जा रही है। क्या हो रही है? अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर मुड़ता है, मतलब कि हटता है। बात एक ही हुआ। यानी कि जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। क्या है? सत्यम। ठीक है, चलिए जुड़ चुके हैं अंकित, पवन पासवान लगभग। हरिओम भाई, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो यह डेली लाइव क्लास चलता है और जितने भी चैनल पे नए हैं एकदम खुश रहिए, आनंद रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली लाइव क्लास चलता है सुबह में 5 बजे से। हाँ, अब बात करें अगर हम, क्या 13 नंबर अपवर्तनांक, जिसे हम स्नेल का नियम, अभी हम बताएं ना कि स्नेल का जो नियम होता है, क्या स्नेल का नियम, यह आपका किससे संबंधित है? तो अपवर्तनांक से। किससे? अपवर्तनांक से ना। अपवर्तनांक की अगर बात करें तो आपका यह जो होता है साइन आई अपान साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर होता है, जो कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना से संबंधित होता है। यानी कि यह अपवर्तन से ही यह संबंधित हमारा क्या होता है? नियम होता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें 14 नंबर, कह रहा है कि कांच की स्लैब से निकलने वाली किरणें, क्या कांच की स्लैब से निकलने वाली किरणें, कह रहा है कि मूल किरण से मिल जाती हैं, समानांतर होती हैं, लंबवत होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। कांच के स्लैब से अगर हम निकलने वाली किरण की अगर बात करें तो मान लीजिए कि यह एक कांच का स्लैब है। ठीक है, और यहाँ से हमारा अगर इसमें प्रकाश किरण आ रही है तो यह प्रकाश किरण मान लीजिए कि इधर कोई दूसरा माध्यम है, इधर कोई दूसरा माध्यम हो जाएगा, फिर निकलेगी ऐसे, तो यह क्या होगी? तो हम जानते हैं कि हमारा जो प्रकाश किरण मान लीजिए कि यह मान लीजिए कि वायु है। ठीक है, वायु में प्रवेश, तो इसको तो जाना चाहिए ऐसे। ठीक है, लेकिन यह चल गई है मान लीजिए कि ऐसे। ठीक, अब रही बात कि ऐसे आई बाहर निकलेगी तो फिर हमारा यह रास्ता पुनः पहले वाला बदल देगी इस तरह से। यानी कि यह और यह देखा जाए तो एक दूसरे का क्या होगा? समानांतर होगा। यह मिला लेंगे आप, यह देखा जाए तो एक दूसरे का क्या होगा? समानांतर हो जाती है। यानी कि कांच के स्लैब से जैसे ही प्रकाश निकलेगी पहले की क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। बोलिए, यह बात समझ में आया? पहले की क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी गण समझ चुके होंगे कि यह स्लैब क्या होता है, मतलब कि आपका क्या समझ चुके हैं ना? बोलिए, यहाँ इस स्लैब को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत
मतलब एक कांच का टुकड़ा समझ लीजिए कि कांच के टुकड़े में जैसे प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो मान लीजिए इधर वायु है, अब इधर कांच मिल गया तो कांच में तो अपने पथ से विचलित होगी। मान लीजिए कि विचलित हो गया यहाँ से, मान लीजिए कि ए पॉइंट से यह चली गई बी पॉइंट पर, लेकिन बी से जैसे निकलेगी तो फिर यह किस माध्यम में आ गई, वायु में आ गई ना। तो वायु में आई तो जैसे पहले आ रही थी उसी तरह से यह सीधे निकल जाएगी। अब रही देखा जाए तो इसमें क्या संबंध है, तो अब इसको हम पीछे अगर बढ़ा रहे हैं तो देखें तो पहले की क्या हो जा रही है, समानांतर हो जा रही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होने का कारण क्या है। उसका अधिक घनत्व होता है, कम चाल होता है, अधिक प्रकाश होता है और अधिक ऊर्जा होता है। यानी कि हम अगर देखें तो हीरे का वास्तविक रूप से क्या होता है, हाँ अपवर्तनांक होता है। तो लेकिन इसका रीजन क्या है कि हीरे का अपवर्तनांक इतना हो गया, इसका रीजन अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें कि इसमें होता क्या है, तो आप पढ़ रहे हैं प्रकाश, क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश पढ़ रहे हैं ना। तो प्रकाश की चाल आपका हीरा में जो देखा जाए तो कम हो जाती है, और कम हो जाने के कारण इसका अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। क्या होता है, इसका अपवर्तनांक आपका देखा जाए तो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए सुरेश पिंगल। चलिए अब आते हैं देखा जाए तो मानव नेत्र से। मानव नेत्र से क्वेश्चन ये कर रहा है कि श्वेत प्रकाश की एक प्रकाश किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है। यह कांच का आपका देखा जाए तो क्या है, आपका प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म। ठीक है, अब रही बात कि यह जो प्रिज्म है कह रहा है कि सबसे अधिक विक्षेपण का रंग, यानी कि अगर यह प्रकाश किरण आई, यानी कि यह प्रकाश किरण कैसी होती है, तो श्वेत, तो श्वेत है तो यह आपका प्रकाश किरण कहीं इस प्रकार से यह अपने अवयवी रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। होती है ना, क्या होती है, विभक्त होती है। तो इसको हमको कहने का मतलब यह है कि आपका वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक किसकी होती है, क्या, विक्षेपण का रंग तो ऊपर वाला होता है लाल और आपका नीचे वाला होता है क्या, बैगनी। यानी कि आपका जो सबसे नीचे आधार के तरफ होती है रंग, वही सबसे अधिक क्या होती है, क्या होती है, आपका देखा जाए तो क्या होती है, विक्षेपण होती है। यानी कि आपका वह देखा जाए तो क्या हो जाती है, पसर जाती है, मतलब कि फैल जाती है। बैगनी सबसे अधिक फैलती है और लाल की बात करें तो लाल सबसे कम फैलती है। लेकिन यही हम अगर कहें कि किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, तो देखिए अपवर्तनांक से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसमें हम अगर बात करें अपवर्तनांक की तो इसका अपवर्तनांक जो होता है, क्या, अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो इसका अपवर्तनांक कम होता है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा विचलित हो रही है तो इसका अपवर्तनांक की बात करें तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस रंग का अपवर्तन सबसे ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जिसका सबसे कम अपवर्तनांक होगा, यानी कि जो कम विचलित होगी, तो उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, कम होगा। सीधा तौर पे समझिए कि हमारा विचलन से अपवर्तनांक क्या है, समानुपाती है। विचलन कम, अपवर्तनांक कम, विचलन अधिक, अपवर्तनांक अधिक, दोनों बात एक ही हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे कि किसका है, तो आपका बैगनी कलर का होता है विक्षेपण। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ कि श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। मेरे दोस्त अभी हम इसमें बताएं विचलन से संबंधित, विचलन का मतलब कि अधिक और कम मुड़ना, जितना मुड़ेगा उसका विचलन अधिक होगा, जितना कम अपवर्तित होगी वह उतना कम विचलित होगी। सबसे अधिक विचलित कौन हो रही है, अपने रास्ते से बदल कौन रही है, बैगनी। सबसे कम विचलित कौन हो रही है, तो लाल। यानी कि हम इसका अगर आंसर देंगे तो आपका न्यूनतम विचलन, तो न्यूनतम विचलन मेरे दोस्त किसका है, तो आपका लाल का है। किसका है, तो लाल कलर का है आपका सबसे कम, बैगनी कलर का होता है आपका सबसे अधिक। एक बार शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, विद्यार्थी आप सभी के साथ जुड़ जाएं। हम सोचे हैं कि आज 50+ कर देंगे आप लोग। हाँ, पारस चौधरी भी जुड़ चुके हैं। चलिए सुहानी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गौरव विश्वकर्मा सी ऑप्शन दे रहे हैं। जैसा कि हम बात करें कि कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिकतम,
कह रहा है कि लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, उसके बाद से कह रहा है कि बैगनी रंग के लिए, हीरे रंग के लिए। तो फिर हम बात करें सबसे अधिक अपवर्तनांक यानी कि सबसे अधिक विचलन, यानी कि सबसे अधिक क्या हो, वह किरण मुड़ती हो, यही ना मतलब हुआ। तो हम बात करें यहाँ पे सत्यम कुमार, चलिए गुड मॉर्निंग आप सभी को, आंसर बताते रहिए और जितने भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिए कि वो लोग भी जुड़ जाएं, ठीक है। डेली लाइव क्लास यह सुबह में 5 बजे स्टार्ट हो जाता है। हाँ, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम बोला है ना, तो अधिकतम की बात करें तो जो कलर ज्यादा अपवर्तित होगी, ज्यादा मुड़ेगी, ज्यादा अपने पथ से विचलित होगी, ज्यादा प्रकीर्णन होगी, वही बात हुआ कि उसका अपवर्तन भी क्या होगा, आपका अधिक होगा। यानी कि बैगनी कलर का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। बैगनी कलर का अगर हम मुड़ने के लिए बात करें कि वह आधार की तरफ ज्यादा मुड़ती है, ज्यादा फैलती भी है, ज्यादा इसका अपवर्तनांक भी होता है। अब आगे हम क्वेश्चन की अगर बात करें तो चित्र तो दिया नहीं है, लेकिन यह क्वेश्चन आपके 2025 बोर्ड में पूछा था क्या, तो हम इसको बताने का प्रयास करते हैं कि आपका मान लीजिए कि क्या है, आपका 2 प्रिज्म है, क्या है, 2 प्रिज्म, ठीक है, हम बना देते हैं 2 प्रिज्म। अब रही बात ये कहना है इसका कि अगर 2 प्रिज्म है और एक प्रिज्म को क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ही इसी तरह से हम इसके समानांतर रख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यह 2 प्रिज्म हो गया, बहुत बढ़िया। अगर 2 प्रिज्म को हम किस तरह से कर रहे हैं, मान लीजिए कि यह आपका देखा जाए 2 प्रिज्म, इसको उधर लेकर जाइए तब बढ़िया रहेगा ताकि आपको समझ में आए और अच्छा से। देखिए को हम इसको बनाते हैं, ये आपका प्रिज्म है, ठीक। एक प्रिज्म हमारा यह है पहला पार्ट और दूसरा प्रिज्म हम इसको ऐसे उल्टा करके रख दिए हैं। अब पहले प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ गई, क्या आपका यह श्वेत प्रकाश मान लीजिए कि पड़ गई, क्या पड़ गई, श्वेत प्रकाश। अब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म क्या करेगा, अपने अवयवी रंगों में विभक्त करेगा ना, इसको तो जाना चाहिए ऐसे सीधा जाना चाहिए ना, लेकिन यह अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। अब अपने पथ से विचलित हो गई और दूसरी बात कि सभी अपने अवयवी रंगों में विभक्त भी हो जाएगा। विभक्त मान लीजिए कि हो गया, तो विभक्त में हम देखें कि ऊपर वाला कलर हमारा क्या हो जाएगा, यह लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाल, और फिर नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो आपका बैगनी। अब रही बात, फिर हम यह पसर गया है, मतलब अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया है। जब अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया है तो यही प्रकाश अगर हम उल्टा एक क्या करेंगे, अगर हम प्रिज्म रखेंगे तो फिर यह प्रिज्म देखा जाए तो प्रिज्म पे यह फैला हुआ प्रकाश पड़ रहा है। तो प्रिज्म का काम है कि फैली हुई प्रकाश किरण को एक करना, या एक किरण अगर पड़ेगा तो उसको अपने अवयवी रंगों में विभक्त कर देना। तो अब इसका यह काम होगा कि यह देखा जाए तो यह अपने अवयवी रंग से ना क्या हो जाएगा, अब एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह अब इस प्रकार से यह प्रकाश किरण एक होकर के यह किस तरह से निकलेगी, तो श्वेत निकलेगी। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का कहना यह है कि अगर 2 सर्वसम हम प्रिज्मों पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, ठीक है, तो आपतित किरण होती है तो संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण होगी। किस प्रकार से होगी, अगर यह श्वेत आ रहा है तो यह अपवर्तित होगी, फिर अपवर्तित होकर के फिर प्रकाश जब पड़ेगी प्रिज्म पर तो यह क्या हो जाएगी, सिंगल एक प्रकाश निकलेगी। सिंगल एक प्रकाश की बात करें तो वह श्वेत में बदल जाएगी। बोलिए यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी का किसी प्रकार का कोई अभिषेक, चलिए सनी भी जुड़ चुके हैं, उमेश गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ चुके हैं। देखिए यह 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, और हाँ जितने भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और यह डेली एकदम डेली कहीं रुकेगा नहीं, यह क्लास एकदम ध्यान में रखिएगा।
हम छोड़ने वाले नहीं हैं। शाम को छोड़ सकते हैं क्लास को, लेकिन सुबह वाली क्लास नहीं छोड़ सकते हैं। रिवीजन के तौर पे हम इस क्लास को चलाते रहेंगे और हमेशा यह क्लास चलती रहेगी जब तक आपका देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम न हो जाए। जब तक नहीं होगा तब तक यह क्लास आपका बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारा पूरा फर्ज है कि जब तक आपका बोर्ड पेपर को तोड़ न दिया जाए तब तक इसको छोड़ न दिया जाए। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा वादा है। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़िए और डेली बाय डेली जुड़िए। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन जुड़ गए हैं और फिर चल काल सुत ल और करीब से परसों जुड़ल जी, तो काल वाला कंटेंट तो पूरा का हो जी गायब हो जी, उस समझ में आई नहीं। इतना का होता है कि तो हम लोग को पूरा समझा देते हैं। और सब्सक्राइब भी करते रहो और लाइक, जितने भी विद्यार्थी लाइक नहीं किए हैं, हाँ डॉक्टर नेहा सनी। चलिए ठीक है, अब हम बात करें अगले क्वेश्चन, यह कि 19 नंबर, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है, अथवा करा कि आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना, यानी कि हम ऊपर देखे नहीं तो क्या होला, आसमान हमको नीला प्रतीत होता है। अब रही बात कि वह नीला जो प्रतीत होता है उसका रीजन क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना है कि प्रकर्णन का घटना है, कर प्रकाश के परावर्तन के कारण, क्या प्रकाश के परावर्तन के कारण, फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो हाँ मेरे दोस्त, जो बैगनी कलर होती है ना वह क्या होती है, एकदम पसर जाती है। क्या होती है, पसर जाती है। यानी कि प्रकीर्णन के कारण हमारा जो आकाश होता है आपका, ठीक है, कैसा प्रतीत होता है, नीला दिखाई देता है। यानी कि आप सभी जितने विद्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं, आप सभी का करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन करा कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है जैसे हम पृथ्वी से। दो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो आप पृथ्वी से देखिए किसको, आसमान को, और एक चंद्रमा से देखिए। यही दो क्वेश्चन होता है जो बार बार रिपीट करता है। तो ध्यान दीजिए, हम अगर चंद्रमा से देखेंगे किसको, आकाश को, तो इस वक्त जो दिखाई देगा वह काला दिखाई देगा। काला, क्या काला दिखाई देगा, यानी कि इसका तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर हम पृथ्वी से, क्या हम पृथ्वी से अगर देखेंगे किसको, तो अगर हम चंद्रमा को देखेंगे, तो अगर इस वक्त हम चंद्रमा को देखेंगे तो जो चंद्रमा होगा किस कलर का दिखाई देगा, तो चंद्रमा हमें किस प्रकार का, ये चंद्रमा नहीं आकाश को ना, हम आकाश को, यानी कि हम आकाश को देखेंगे तब ये क्वेश्चन पूछता है। पृथ्वी से हम आकाश को देखेंगे तो आकाश कैसा प्रतीत होगा, तो आकाश जो प्रतीत होगा नीला कलर का होगा। ठीक है, यह अब रही बात कि हम ऐसा क्यों हो जा रहा है, तो देखिए हम काला जो देखे चंद्रमा से, जो हम देख रहे हैं किसको, अगर हम आकाश को, तो आकाश उस वक्त हमें काला प्रतीत होने का रीजन यह है कि चंद्रमा पे किसी प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं है। अच्छा, वायुमंडल न होने के कारण वहां से हम क्या देखेंगे, आकाश को, तो काला प्रतीत होता है। बोलिए विजय सागर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ें, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 21 नंबर का कहना है कि तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। यानी कि टिमटिमाना क्या मतलब कि आप अभी पढ़े हैं इसका ना कि अपवर्तन क्या होगा, यह आपका वायुमंडलीय का होता है। अपवर्तन के कारण तारे हमें क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत दिखाई पड़ते हैं। और देखा जाए यह बोर्ड पेपर में 2025 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा हुआ है। देखिए कितना रीजन, कितना इजी क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन, मेरे दोस्त हम अगर बात करें यह ना, तो आपका विचलन कोण वाला रंग, विचलन सबसे अधिक विचलन कोण, तो सबसे अधिक जिसका अपवर्तन होगा उसका सबसे अधिक विचलन कोण होगा। यानी कि अपवर्तन की बात करें तो आपका देखा जाए तो विबग्योर होता है ना, क्या VIBGYOR, विबग्योर जिसे बोलते हैं। यानी कि सबसे अधिक की बात करें तो हमारा यह क्या होता है, वैगनी, इंडिगो, आसमानी, ठीक है, आसमानी, और आपका यह हो जाएगा नीला। ठीक है, क्या हो जाएगा, नीला। यह कौन सा है, तो बैगनी। आपका यह जी क्या है, तो ग्रीन मतलब कि हरा, यह क्या है, हरा। और बात करें येलो मतलब कि पीला, और ऑरेंज मतलब कि संतरा, क्या संतरा,
ऑरेंज, और यह क्या है आपका लाल है। अब देखिए हम इधर से बढ़ेंगे, अगर इधर तो अपवर्तनांक बढ़ेगा और इधर बढ़ेंगे तो अपवर्तनांक घटेगा। अब रही बात की दिया है आपका बैगनी, तो दिया नहीं है, तो बैगनी के बाद हमारा आसमानी है, आसमानी भी नहीं दिया है। उसके बाद से नीला दिया है, तो नीला पे हम क्या कर देंगे, मार देंगे। ठीक है, नीला पे हम क्या कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे, यानी कि नीले वाले गोले को हम क्या करेंगे, भर देंगे। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। करें कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान क्या होता है, आसमान दिखाई देता है, लाल ना, लाल दिखाई देता है ना। यानी कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो हमें क्षितिज देखा जाए, मतलब कि सूर्य जब यानी कि डूबने के कगार पे रहता है या निकलने के कगार पे रहता है, उस वक्त हमें कैसा दिखाई देता है, तो रक्ताभ। रक्ताभ मतलब क्या होता है, तो लाल होता है, यानी कि लाल। श्वेताभ मतलब कि सफेद, ठीक है, सफेद। और नीलाभ मतलब कि जानते हैं नीला। और उसके बाद से अगर कृष्णाभ की बात करें तो काला। ठीक है, यानी कि आप सभी का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थी का करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 24 नंबर। सूर्य श्वेत कब प्रतीत होता है, यह क्वेश्चन देखा जाए तो अभी पूछा गया है। ठीक है, सुचिता जुड़ चुकी हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अगर हम बात करें कि सूर्य श्वेत कब दिखता है, तो आपको हम बस हिंट करेंगे। ओमकार सिंह भी जुड़ चुके हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जितने भी विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, आप सभी लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लग रहा है, अब ये तो फिर आप लोग बताएंगे ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अभी हम चैनल पे देखें, यानी कि वीडियो पे देखें, तो अभी हमारा 0 लाइक दिखा रहा है। और हम फिर से लाइक को देखना चाहेंगे, जल्दी से एक बार लाइक बटन पे आप सभी लोग क्लिक कर दीजिए। आपके हम इस लाइक को देखना चाहते हैं कि आप कितने मतलब कि समझ रहे हैं। और यह आपको कहना नहीं है, आपका लाइक बटन बताएगी कि आप सभी को कितना यह समझ में आ रहा है। चलिए, तो फिर लाइक पे एक बार बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद से हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हाँ, जितने भी चैनल पे नए होंगे, अब ये सब्सक्राइब करने वाली बात हम बार बार कहें आपसे, तो शायद थोड़ा सा हमारे लिए यह उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आपको समझ में आता है तो आपका भी एक फर्ज बनता है। ठीक है, चलिए सभी लोग लाइक कर दिए, देखें हम लाइक बटन कितना है क्लिक। चलिए, अगर लाइक की बात करें तो अभी फिलहाल हमारे पास जो लाइक आ रहा है, देखा जाए तो कितने विद्यार्थी कर चुके हैं, तो 15 की संख्या में लाइक आ चुका है। चलिए, 15 विद्यार्थी लाइक कर दिए हैं। ठीक है, सुचिता सर लाइक कर दिए हैं, थैंक यू। अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की कि श्वेत कब दिखाई देता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। यह हमारा आसमान है, क्या है, ये तो रेनबो बन गई हो। हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, रेनबो यहाँ पे हम अगर खड़े हैं, क्या खड़े हैं, हम अगर बात करें यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से हमारा सूर्य की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा दूरी होती है। रही बात की ज़्यादा दूरी होती है। फिर अगर हम इधर क्षितिज की समय देखें तो इधर शाम को भी हमारा क्या होता है, यह भी ज़्यादा दूरी होती है। ठीक है, क्या होती है, सूर्य जब क्षितिज पे होता है, यानी कि उदय होता है, अस्त होता है, तो दोनों टाइम हमसे ज़्यादा दूरी पर होता है। लेकिन जैसे ही दोपहर के टाइम, किस टाइम, अगर दोपहर की बात करें, जैसे कि हम ऐसे ऊपर नहीं देखते हैं, एकदम सर पे आ जाता है, तो उस वक्त अगर हम सूर्य को देखेंगे तो सूर्य की हमारी यानी कि सूर्य और हमारे बीच की दूरी यह इसकी तुलना में तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यानी कि सूर्य बहुत हमारे करीब होता है। करीब होने के कारण उसकी जो सातों रंग है, सातों रंग हमारे आंखों के पास आ जाती है। और सातों रंग जब हमारे आंखों के पास आती है तो उस वक्त हमें जो सूर्य दिखाई देता है, आपका कैसे दिखाई देता है, तो श्वेत दिखाई देता है। यानी कि दोपहर के टाइम जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमें कैसा प्रतीत होता है, तो एकदम श्वेत प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि हमारे देखा जाए हमारे और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। और कम होने के कारण सातों रंग हमारे आंख तक क्या होती है, प्रकाश पहुंच जाती है, जिसके कारण हमें श्वेत प्रतीत होता है। बोलिए, समझ में आया? इसमें किसी प्रकार का
खत्म होगा। देखिए क्लास खत्म की बात करें मेरे दोस्त, तो क्लास खत्म यह 7 बजे होता है और 7 बजे से आपका हिंदी के टॉप आज 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे सर भीमसेन सर। तो आप सभी लोग जुड़िएगा। जितने भी विद्यार्थी अगर कोचिंग जाने वाले हैं तो कोचिंग जाने वालों को तो जाना ही पड़ेगा, तो आप ऐसा कीजिएगा कि बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम देखें तो हमको तो सभी चलाना है ना, सभी चलाना है ना सब्जेक्ट। अब हम एक टाइम तो चलाएंगे तब भी आप उब जाएंगे, अगर शाम को चलाते हैं सभी तो 10-11 बजे रात हो जाएगा, तो फिर उसमें भी आपको दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार बस शेयर कर दीजिए। बस हमको आज चाहिए 50+ विद्यार्थियों की संख्या। बस आप सभी का अगर यह प्यार रहा और सपोर्ट रहा तो यह बहुत बहुत बड़ा यह संख्या नहीं है, जबकि 20, 22, अभी 17, 18 ऐसे आप लोग फ्लैक्चुएट होते रह रहे हैं। तो एक बार बस शेयर कर देंगे तो आप सभी की संख्या जो हो जाएगी वह 50+ हो जाएगी। तो इसका तो आंसर हो गया। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन को हम देखें तो कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मेरे दोस्त हम अगर बात करें सबसे अच्छा चैप्टर, बहुत इजी मतलब, तो इसमें से हम अगर देखें तो 6 से 8 नंबर क्वेश्चन एकदम नॉर्मली हम यहीं बोल देंगे, मतलब कुछ नहीं है। 6 से 8 नंबर क्वेश्चन आपका इसमें फिक्स है, ठीक है। पोल चलाइए सर, प्लीज पोल कीजिए मेरे दोस्त। ज्योति पटेल जी, हम अकेले हैं, हम पोल को समझ रहे हैं, आपकी बातों को सब जानते हैं करना, लेकिन रही बात कि हम पोल यहाँ करेंगे। जैसे बड़े जो यूट्यूबर होते हैं क्या होते हैं, खाली रहते हैं, उनके पास और भी मतलब कि लोग होते हैं, तो हम लैपटॉप लेकर के अगर बैठे रहते, अगर कोई दूसरा टीचर पढ़ाता तो हम उसमें पोल कर देते। अब इसी बताइए कि हम इसमें पोल कैसे करें, हम खुद पढ़ा रहे हैं ना, और है कोई नहीं, हम अकेले हैं। तो जनवरी से जो होगा टीचर यहाँ पे रहने लगेंगे रात को, तो तब से हम पोलिंग करने लगेंगे। हम बात को समझ रहे हैं कि उसमें पोलिंग में आप सभी को बहुत इंटरेस्ट आता है, और सही भी बात है, इसलिए कि हमेशा कमेंट करना है। तो कमेंट में जब पोलिंग चलता है ना तो मज़ा भी आता है। कोई बात नहीं, फिर भी आप सभी लोग समझ सकते हैं, उतना तो आपका फर्ज है, कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। एक बार बस शेयर कर दीजिए। 20+ विद्यार्थी हो गए हैं, एक बार शेयर करेंगे तो हमारा 50 जो है, क्या बस 50, ज़्यादा नहीं, हमको 50 आज प्लस चाहिए, तो 50 आज आप लोग कर देंगे। अपने दोस्त के एक दोस्त को शेयर करेंगे ना तो हो जाएगा। हाँ, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन का कहना क्या है, कह रहा है कि अगर दूरदृष्टि दोष में उत्पन्न जो होता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कि हमारे आंख में दूरदृष्टि दोष हो गया है। दूरदृष्टि दोष की अगर हम बात करें, क्या अगर दूरदृष्टि दोष की बात करें, क्या दूरदृष्टि, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, तो पहले हमारा जो प्रतिबिंब होता है, क्या प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब हमारा रेटिना के पीछे बनने लगता है। कहाँ, तो रेटिना के पीछे, क्या रेटिना के पीछे, अच्छा रेटिना के पीछे। अब रही बात की और रेटिना के पीछे कहाँ जाता है बताइए, तो रेटिना के पीछे इसलिए जाता है कि इसकी फोकस जो दूरी होती है ना, क्या अगर हम बात करें फोकस दूरी, यह क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ गई मान लीजिए। अब रही बात की यह फोकस दूरी बढ़ जाती है तो इस टाइम इसकी जो लेंस की होती है ना, लेंस आपका देखा जाए तो पतला हो जाता है। क्या होता है, पतला हो जाता है, ठीक है, पतला हो जाता है। अब रही बात की जब पतला हो गया तो फिर हमारा अगला पॉइंट इसका, तो फिर अब इसको हमको सही कैसे करेंगे, तो जो दूरदृष्टि दोष है उत्तल लेंस से, किस लेंस से, उत्तल लेंस से हमारा यह ठीक होता है। बोलिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आप सभी को भी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि यह दूरदृष्टि दोष से पूछे जाने वाला प्रश्न है। अच्छा, दूरदृष्टि दोष को और बोलते क्या हैं, तो हम बोलते हैं क्या, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं विज्ञान के भाषा में, हाइपरमेट्रोपिया। क्या, हाइपरमेट्रोपिया, क्या, हाइपरमेट्रोपिया, इसको साइंस में बोला जाता है, ठीक है। यानी कि दूरदृष्टि दोष की हम बात करें तो इसमें हमारा फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी जब बढ़ गई तो हमारा प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। इस टाइम हमारा नेत्र लेंस होता है वह पतला हो जाता है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब इस नेत्र लेंस को दूर करने के लिए कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें तो फिर इस दूरदृष्टि दोष को विज्ञान के भाषा में क्या बोला जाता है, तो
बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी समझ चुके होंगे। और इसका ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वह सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करें अगर अगले क्वेश्चन की जो 26 नंबर है कि दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है। मेरे दोस्त अभी हम बताए हैं ना कि दूरदृष्टि दोष का देख सकते हैं, यह सभी आपका यह देखा जाए बस इसको छोड़ करके बाकी सब कारण ही है कि इसकी प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो बनने क्यों लगता है? तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या होती है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। यानी कि अब हम बात करें तो और इसमें हमारा क्या है, नेत्र लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है। यह भी इसका क्या है, कारण है। तो नेत्र लेंस का आपका देखा जाए, नेत्र लेंस का कह रहा है कि आपका नेत्र गोलक छोटा हो जाना, नेत्र गोलक लंबा हो जाना। हाँ, हमारा यह लंबा हो जाने के कारण हमारा जो फोकस दूरी होती है वह बढ़ जाती है। क्या? बढ़ जाती है। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़े ना। चलिए आगे अगर बढ़े, दूरदृष्टि के बाद अगर हम बात करें कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो अभी हम बताए हैं कि दूरदृष्टि दोष को अगर दूर करना है तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यही अगर निकट दृष्टि दोष हो, क्या? अगर यही निकट दृष्टि दोष हो तो निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो इसको हम खत्म करेंगे तो अवतल लेंस का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे? अवतल लेंस का हम प्रयोग कर देंगे। जैसा कि आप सभी का 26 का आ रहा है, ए बी आ रहा है, आप सभी का बी ही आ रहा है, सभी विद्यार्थियों का बी आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, अब आते हैं कि 28 नंबर क्वेश्चन कि अगर हम दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को कैसी वस्तुएं साफ दिखाई देती है। हाँ, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी है। हाँ, अवतल अवतल सबका आ रहा है। वेरी गुड। लेकिन हम देखें कि दूरदृष्टि दोष में कह रहा है कि हम कहाँ की वस्तु को देखते हैं। क्या? दूरदृष्टि दोष। क्या? हम अगर बात करें दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि अगर दोष की बात करें तो दूरदृष्टि दोष में हम कहाँ की वस्तु को देखते हैं, पहला। और हम बात करें कि अगर निकट की वस्तु को देखें, क्या? निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, क्या? निकट दृष्टि दोष। तो हम निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो इसमें हम कहाँ की वस्तु को देखते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। क्या है? बहुत ही लाजवाब है। अब रही बात ये कि देखिए जो दृष्टि दोष होगा, क्या? हमारे आंख में जो भी दृष्टि दोष होगा वही समझिए कि वस्तु दिखाई देगी। जैसे कहें कि दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष हम अगर बात करें तो इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगी। क्या? दोष से ही हमें पता चल जा रहा है कि इसमें हमारा जो दिखाई देने वाली वस्तु है दूर की। क्या? दूर की। और निकट वाली में हमारा पास की वस्तु को हम देखते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताइए। हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, तभी से एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में। आप कहेंगे कि सर जी कौन सा माइंड में आ रहा है, तो हम बात किए हैं अभी की दूरदृष्टि दोष। क्या? दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में आपको यह बताना है कि इसका दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है। क्या? दूर जो बिंदु होता है, क्या आपका दूरदृष्टि दोष में, तो दूरदृष्टि दोष में नजदीक बता दीजिए, उल्टा, यानी कि नजदीक बिंदु, यानी कि इसका निकट बिंदु सीधा तौर पे। क्या? अगर हम बात करें कि इसका निकट बिंदु कहाँ होता है तो देखते हैं सबसे पहले किस विद्यार्थी का आंसर आ रहा है कि अगर हमारे आंख में कौन सा दृष्टि दोष है, तो आप कहेंगे कि दूरदृष्टि दोष है, तो हम कहेंगे कि हाँ। तो फिर आप बताइए कि हमारा तब नजदीक बिंदु कहाँ होगा। अंत के आगे। सत्यम कह रहे हैं कि अंत के आगे दूर बिंदु, दूरदृष्टि दोष में निकट बिंदु हम कह रहे हैं, यानी कि दूर की बिंदु हम बात करें तो दूर हमें तो वस्तु दिखाई देगा। एक बार शेयर नहीं कर रहे हैं, बताइए, एक बार शेयर कर देंगे ना तो हमारे भी अंदर ना क्या बताएं, थोड़ा शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। अरे आप छोटे भाई बहन हैं आप हमारे, तो इतना तो कर सकते हैं ना। नज़दीक बिंदु 25 सेंटीमीटर। बहुत से विद्यार्थियों को जवाब तो आ रहा है, लेकिन हम देखें तो किसी के जवाब से अभी हम पूरा 100% संतुष्ट नहीं हैं। जैसा कि कह रहे हैं कि बहुत से विद्यार्थी की रेटिना के परे का मतलब कि दूर, ये होता है ही बात। और नज़दीक बिंदु में 25 सेमी, फिर
सुरेश का आ रहा है कि 25 सेमी। रेटिना के पीछे टिंकल का जवाब है कि रेटिना पर। ज्योति पटेल कह रहे हैं कि रेटिना पर। मेरे दोस्त, एक छोटा सा सवाल आपको चकरा दिया, आप चक्कर में पड़ गए हैं। आप सभी विद्यार्थी 20-22 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, लेकिन अब हमको लग रहा है बताना पड़ेगा इसका आंसर कि अगर दूरदृष्टि दोष हुआ है तो इसका नज़दीक बिंदु कहाँ होगा। चलिए हम बताते हैं, कोई बात नहीं है, बहुत घबराने की भी बात नहीं है, हम देख रहे हैं। अब समझिए, हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे आंख में कौन सा दृष्टि दोष है, दूर है। इसका मतलब कि हम दूर की वस्तु तो देखेंगे, यानी कि दूर बिंदु तो हमारा सही है, लेकिन नज़दीक की बात करें तो नज़दीक की वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो नज़दीक वाला जो 25 सेंटीमीटर से है वो 25 सेंटीमीटर न रह करके 25 सेंटीमीटर से कहाँ चला गया है, वह दूर चला गया है। कहाँ? 25 सेंटीमीटर से हमारा दूर चला गया है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वह 25 सेंटीमीटर से दूर बिंदु क्या हो जाएगा, यह 25 सेंटीमीटर से दूर होगा। क्या होगा? दूर हो जाएगा। यह इसलिए दूर हो जाएगा कि क्योंकि हमें नज़दीक की दिखाई नहीं दे रही है, अब तो हम दूर की देख रहे हैं, यानी कि नज़दीक बिंदु ही हमारा दूर पर चला गया है। क्या? नज़दीक बिंदु ही हमारा कहाँ चला गया है, तो दूर पे चला गया है, यानी कि इसका आंसर अब यह होगा कि 25 सेंटीमीटर से दूर। अब हम यह क्वेश्चन अब ला दे रहे हैं, जब इसमें आप घबरा गए हैं तो फिर नज़दीक वाला भी कर दे रहे हैं। चलिए हम कि अब हमारे आंख में मान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष हो गई। क्या? निकट दृष्टि दोष हो गई। अब रही बात कि निकट दृष्टि दोष की बात करें तो हमारा इसमें दूर बिंदु कहाँ होगा। क्या? दूर बिंदु की हम अगर बात करें तो दूर बिंदु कहाँ होगा, आप सभी से हमारा यही क्वेश्चन है। फिर एकदम समझिए कि सेम वही क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन को समझ रहे हैं इसके पहले वाला दूर वाला तो फिर इसको भी बता देंगे। लेकिन मेरे दोस्त एक बार सर अभी सब्जेक्ट का महामैराथन एक ही वीडियो कराइए। हाँ ज्योति पटेल जी, ठीक है, संडे का मैराथन क्लास होता है, बाकी बीच में हम रिवीजन करते रहते हैं। खैर जनवरी से हम मैराथन करेंगे, क्योंकि हम जनवरी से खाली हो जाएंगे। जो होता है विद्यालय को भी हम छोड़ देंगे, तो विद्यालय से हम थोड़ा समय मिल जाएगा, क्योंकि विद्यालय में हमारा समय ज़्यादा चला जाता है। तो विद्यालय को जनवरी से छोड़ दे रहे हैं। 1 जनवरी से हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे और खूब पढ़ाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे और खूब पढ़ाएंगे आप सभी को। दोनों टाइम हमारा देखा जाए तो 3-3 घंटे का क्लास होने लगेगा। ठीक है, 3-3 घंटे का क्लास दोनों टाइम लेंगे, 6 घंटे पढ़ाएंगे आप सभी को। ठीक है, एकदम आपके। तो एक बार थोड़ा शेयर कर दीजिए, बस शेयर कर dीजिए हमारा। बस आज का देखा जाए तो दिल जब बाग बाग होगा कब, बस यह विद्यार्थियों की संख्या रही तब, यह आपके यह संख्या रहेगा विद्यार्थियों की तब। और हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा टारगेट है कि अगर हम लाइक की संख्या देखें तो लाइक बस हमको चाहिए यह भी 50 प्लस। ठीक है, 50 प्लस। कल का हमारा 35 प्लस रहा है और आज हम 50 प्लस रखे हैं। ज़्यादा नहीं, विद्यार्थियों की संख्या आज भी ज़्यादा है कल के अपेक्षा देखा जाए। रेटिना के आगे अब आ रहा है जवाब। चलिए इसका हम जवाब देखते हैं, क्योंकि इन सभी पे हम बहुत हाव भाव नहीं देखेंगे। हमको मेन है टारगेट इस क्वेश्चन पे कि अगर हमारा टारगेट क्वेश्चन सही रहा तो आप सभी की संख्या और आपकी मतलब कि लाइक ये सब तो अपने आप बढ़ जाएगी, है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं। हम अगर बात करें निकट दृष्टि दोष की, क्या अगर निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो निकट में हम देखें तो नजदीक की वस्तु तो हम देखते हैं, मतलब कि 25 सेंटीमीटर पे हम देख रहे हैं, 25 सेंटीमीटर पे हम देख रहे हैं, लेकिन दूर की वस्तु को हम देख नहीं रहे हैं। और यह पूछ रहा है दूर, इसका मतलब कि दूर वाला हमारा पास आ गया है, दूर वाला पास आ गया है, यानी कि वह दूर बिंदु नजदीक हो गया है। क्या होगा? दूर जो बिंदु होता है अनंत से कम हो जाता है। क्या होता है? अनंत से कम दूरी पर हो जाता है। बोलिए, अब यह बात समझ में आया कि इस दृष्टि दोष में हमारा अनंत से दूर। अरे मेरे दोस्त, अनंत से आगे कहाँ जाओगे? अनंत, अब अनंत से भी आगे जाओगे क्या? बाप रे बाप, अब अनंत से भी आगे होता है। हे भगवान, धन्य हो आप सभी लोग कि अनंत से भी अब आगे जा रहे हो। उससे आगे होता कहाँ है? अनंत ही तो हमारा आगे है, सबसे दूर अनंत होता है। अब वो अनंत से कहाँ जाओगे? वही तो परे है। अरे मेरे दोस्त, यह भी, अरे सत्यम, का दिमाग लगा रहे हो आप लोग।
लाजवाब आपका दिमाग है, हम तो आपके दिमाग से बड़ी खुश हुए, हम बहुत प्रसन्न हुए कि अनंत से भी हमको आगे जाना है। चलिए कोई बात नहीं, अनंत से हम आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि अनंत वही लास्ट पोर्शन होता है, अनंत। ठीक है, अब अनंत से भी कुछ अगर दूरी देखा जाए तो है नहीं, वह अनंत ही हमारा सबसे अंतिम है सिरा, कि अनंत से हम और आगे जाना चाहें तो यह कोई शब्द नहीं है। ठीक है सर, ये चैप्टर कम समझ आता है मेरे, अरे मेरे दोस्त हम तो यही कहेंगे कि आओ ना हमारे क्लास में, एक दिन अगर पढ़ा देंगे तो आपको यही सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा आएगा, फेवरेट इसको बना लेंगे। ठीक है, आप डेली आइए हमारे क्लास में। ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करें अगला क्वेश्चन 29 नंबर, अगर 29 नंबर क्वेश्चन को हम अगर देखें तो कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। क्या निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब हम बात करें तो रेटिना के किस किस दृष्टि दोष में, हम निकट पढ़ रहे हैं, किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। अच्छा, रेटिना के पीछे बनेला का है, फोकस दूरी बढ़ जाला ना, तो फोकस दूरी बढ़ेला क्यों ना में। अब इतना तो हम हिंट दे देनी, अब इससे आगे ना बोलम, देखा तो नहीं केकर सबसे पहले आवेला, मतलब उससे पहले नहीं वो उससे पहले आप नहीं कह सकते हैं, आप का जवाब है हाँ पहले कर सकते हैं, उससे मतलब उससे पहले। ठीक है सत्यम, पहले कह सकते हैं, लेकिन अनंत से दूर लिखे हैं ना, इसलिए वो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो गया। कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं। एक बार हम बस यही कहेंगे प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। अभी 50 मतलब कि दूरी पहुंचने में कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, 25 प्लस हम लोग संख्या में हो गए हैं, तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। मिंटू कुमार यादव, कितने बजे से क्लास होता है सर? मिंटू कुमार यादव, हम यही कहेंगे कि यह डेली जो क्लास होता है, डेली की बात कर रहे हैं, मतलब कि प्रतिदिन यह आपका 5 बजे से आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है। और हम दोनों क्लास में अगर मतलब की बात करें यही 5 बजे वाला में, तो कभी आपका मैथ लेकर आते हैं तो कभी आपका साइंस लेकर आते हैं। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट हम ही पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम आर्ट भी पढ़ाते हैं, और बहुत से विद्यार्थियों का डिमांड है कि हम अगर एसएसटी पढ़ाएं तो आपको एसएसटी के टीचर लेकर आ रहे हैं, और खुद हम भी पढ़ाएंगे उनके साथ साथ। ठीक है, तो एसएसटी के टीचर आज ही आएंगे, उनका कुछ वीडियो आज ऑफलाइन रिकॉर्ड होगा और हिंदी भी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए हम अच्छे टीचर को रख करके आप सभी को मतलब कि जितना अच्छा से अच्छा हो सके समझाने का प्रयास करवाएंगे, कि आप बोर्ड पेपर में अच्छे से अच्छे, यानी कि आप जितना उम्मीद रखे हैं ना, उस उम्मीद से भी कहीं आगे हम आपको लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर हम इस क्वेश्चन को हम अगर देखें तो रेटिना के पीछे कब बनता है, यानी कि उस टाइम फोकस दूरी हमारी बढ़ जाएगी, बढ़ जाने के कारण रेटिना के पीछे जाना लगता है। अच्छा, रेटिना के पीछे कब बनी? फोकस दूरी जब बढ़ जाई तब बनी। फोकस दूरी बढ़ेला कोना में? तो हमारे दूरदृष्टि दोष में। क्या दूरदृष्टि दोष में ना, यानी कि दूरदृष्टि दोष में देखा जाए तो रेटिना के पीछे बनने लगता है, तो हमारा हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की रेटिना के पीछे, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि इस वक्त ऑप्शन सी आ रहा है सभी विद्यार्थियों का। वेरी गुड। चलिए, तो आप सभी लोग एक बार सभी लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा हम लाइक की संख्या देखते हैं। उससे पहले हम आपका देखें तो क्वेश्चन लगा देते हैं, कि क्वेश्चन भी आप सभी लोग देंगे जिस विद्यार्थी ने लाइक कर दिए हैं, कि किस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा दृष्टि दोष है, क्या ऐसा कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें हमारा देखा जाए कि हमारा प्रतिबिंब जो होगा रेटिना से पहले बनेगा। रेटिना से पहले बनने वाला हमारा कौन सा होना चाहिए? दृष्टि दोष होना चाहिए। यानी कि दृष्टि दोष हम तो देखें तो खोज रहे हैं, तो हमारा दृष्टि दोष क्या होता है? 3 होता है। क्या मुख्य रूप से 3 होता है ना, तो 3 होता है। तो 3 में हमारा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और हम देखें तो जरा दृष्टि दोष है। और हमारा निकट दृष्टि दोष भी पढ़ चुके हैं, दूर दृष्टि दोष भी पढ़ चुके हैं। और हमें बताना है कि हम इसमें अगर देखें तो हमको रेटिना से पहले चाहिए, रेटिना से पहले। वेरी गुड। तो लाइक की संख्या अभी फिलहाल में 20 है, आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने भी चैनल पे विद्यार्थी नए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आते हैं निकट दृष्टि दोष की। ठीक है, तो रेटिना से पहले बनता है कब? जब फोकस दूरी क्या हो जाती है? हमारी छोटी हो जाती है, यानी कि घट जाती है। फोकस दूरी की बात करें तो क्या हो जाती है?
कम हो जाती है, मतलब कि घट जाती है। तो घट जाती है कब, घटने का रीजन कब होता है, तो निकट दृष्टि दोष में। हमारा निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, फोकस दूरी घट जाती है, और फोकस दूरी जैसे ही घटती है तो घटने से हमारा रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनने लगता है। आप सभी का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगर शून्य पीएच वाला विलयन होता है, आपका 0 पीएच है, यह देखा जाए तो पीएच है, ठीक है, और 0 से आपका देखा जाए तो 7 होता है, और 7 से अधिक चले जाएंगे तो आपका 14 होता है। यानी कि आपका पीएच का वैल्यू जो होता है क्या होता है, जैसा कि आने लगा एक मोटिवेशन की, करोगे याद गुजरे जमाना को तरसोगे, करोगे याद गुजरे जमाने को तरसोगे, हमारे साथ एक पल बिताने को, फिर आवाज़ दोगे हमें वापस बुलाने को, फिर हम कहेंगे दरवाज़ा नहीं है कब्र से बाहर आने को। इतना खतरनाक। चलिए अब देखा जाए तो 7 यानी कि हमारा शून्य पीएच वाला, क्या शून्य पीएच वाला, तो शून्य हम यहाँ अगर बात करें जो इधर होता है यह आपका अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। और यह आपका 7 जो होता है उदासीनता होता है, यानी कि उदासीन। और 14 जो जाता होता है यह आपका क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। इसका मतलब कि आपका 7 से कम हमारा अम्लीय, 7 हमारा देखा जाए तो उदासीन, और 7 से ऐसे अधिक जालेंगे तो आपका क्षारीय होता जाएगा। यानी कि जिस विलयन का पीएच मान हमारा 0 होगा वह बहुत अम्लीय होगा। क्या होगा, बहुत अम्लीय होगा, उदासीन। ए ऑप्शन आ रहा है कि वह जो विलयन होगा कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। आप सभी से एक क्वेश्चन है कि हमारा अधातु के, क्या अधातु के ऑक्साइड, क्या अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं, क्या अधातु के ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यह किस प्रकार होते हैं। ऑप्शन दे रहे हैं। पहला अम्लीय, क्या होता है, अम्लीय। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यह आपका क्षारीय। आपको बताना है कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं, हम भूलेंगे नहीं। तब तक हम बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 32 नंबर जो क्वेश्चन है आपका करा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम शॉर्टकट में POP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में हम POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया। वाह मेरे दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम अगर बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, जल से क्रिया करा रहे हैं, यानी कि जब जल से क्रिया करा रहे हैं तो आपका H2O यह बनेगा क्या, क्या यह कह रहा है कि बनेगा क्या, क्या बनेगा। तो मेरे दोस्त अगर हम बात करें, अगर हम क्या करें, हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो यह बनता है CaSO4.2H2O। अब रही बात कि फिर इसे कहते क्या है, तो हम बात करें POP की, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है यह होता है कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट। क्या, अर्ध हाइड्रेट इसको बोलते हैं, अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। अब रही बात कि फिर इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कैल्शियम। क्या बोलते हैं, कैल्शियम यहाँ पे हमारा जल का अणु कितना है, 2 ना, तो इसको बोलेंगे डाई। क्या बोलेंगे, 2 को डाई बोलते हैं, हाइड्रेट। क्या बोलेंगे, हाइड्रेट। यानी यह हुआ आपका, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे अभिक्रिया कराएंगे, तो जल से। यानी कि यह क्या है, जल। जल से अगर हम क्रिया कराते हैं तो वह जब जल से क्रिया करेगा तो कैल्शियम डाइहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, तो कैल्शियम डाइहाइड्रेट। और इस कैल्शियम डाइहाइड्रेट का सामान्य नाम की बात करें तो इसे ही हम जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सल्फेट डाइहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट। और यह भी क्या है जी, कैल्शियम सल्फेट, ये सल्फेट है ना, सल्फेट, सॉरी सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसको बोलेंगे। क्या,
अर्ध हाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट, और इसको हम बोलेंगे यह कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट, यह डाईहाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट। चलिए, ये रहा आपका रिएक्शन के बाद कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोलेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सत्यम। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम। इसका देखिए रासायनिक सूत्र भी पूछता है कि आप बताइए कि पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह आपसे देखा जाए तो अम्ल क्षार लवण से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोजन आयन की प्रकृति है, यानी हाइड्रोजन अगर आयन की हम प्रकृति की बात करें तो यह देखा जाए यानी कि H आयन, यानी H आयन रहेगा जब हमारा, तो इसको आप क्या बोलिएगा, यही बताता है क्या, अम्लीयता। क्या बताता है, अम्लीयता। मेरे दोस्त अभी किसी का आंसर यह क्वेश्चन का नहीं आया, क्या अम्लीयता बताता है। अब रही बात कि हम बोले हैं कि अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड की हम बात करें तो आप सभी से पूछे हैं कि कैसा होता है। हमने ऑप्शन दे रखा था दो, क्या, एक दिया था अम्लीय और दूसरा दिए थे हम क्या, क्षारीय। तो आप सभी विद्यार्थी गण नहीं बताए हैं, क्यों नहीं बताए हैं, क्यों नहीं बताए हैं। चलिए हम वेट करके इसका हम क्या कर देते हैं, आंसर ढूंढ लेते हैं आप सभी से कि क्या दे रहे हैं इसका आंसर। कमेंट कीजिए कि जितने भी अधातु होते हैं उसके ऑक्साइड और इसकी अम्लीय, यानी कि हमें आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 33 का। सत्यम कुमार ऑप्शन ए दे रहे हैं कि अम्लीय होता है, वेरी गुड। और धातु के ऑक्साइड की बात करें तो अम्लीय होते हैं, लेकिन वही धातु की बात करें तो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। यह क्वेश्चन भर भर के पूछा है, भर भर के, मतलब कि हर एक सेटवे में पूछ देता है कि इसका क्या होगा, क्षारीय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अम्ल के धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं। अब रही बात कि एक और क्वेश्चन खड़ा हो रहा है दिमाग में कि आप बता सकते हैं कि SO2 अब यह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, यह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, आप बता दीजिए, क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के द्वारा ही पूछा हुआ है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान, जो विलयन अम्लीय होगा मतलब कि खट्टा होगा, जिसको हम मतलब कि स्वाद देखें तो आंख क्या होगा, मिचमिचाने लगता होगा कुछ चीज खाने से, यानी कि अम्लीय होगा वही तो खट्टा होगा। तो हमारा उसका देखा जाए तो पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए कि हम आंख खाए तो उसका क्या हो जाए, वह आंख मिचमिचाने लगे, खाने लगे। तो सर मेरा भी नमस्ते लीजिए, मैं सबसे पहले दे रहे हैं एकदम बिल्कुल शिव चरण यादव, आपको आपके जो प्रणाम है, नमस्ते है, आपका सब है, उन सबको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आपको हम यही कहेंगे कि एकदम आपको गॉड स्वस्थ रखे और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के तरफ जल्दी से पहुंचिए। आते हैं अगर इस क्वेश्चन पे कि अम्लीय का पीएच मान, अम्लीय का पीएच मान की अगर बात करें मेरे दोस्त, जो हमारा अम्ल होगा, क्या, जो हमारा अम्ल होगा उसका जो पीएच होगा वह क्या होगा, तो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, बस यही आंसर हो जाएगा। 7 से कम हो जाएगा, जिसका 7 होगा उसको बोलेंगे उदासीन, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उदासीन। जिसका 7 से अधिक होगा वह बोलेंगे क्षारीय, क्या बोलेंगे, क्षारीय। और जो 0 होगा यह क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और खड़ा हो रहा है जी, पूछ दे, बोलिए, क्वेश्चन एक और शानदार आ रहा है दिमाग में, पूछ दे कि नहीं, बताएंगे, एकदम बताएंगे। तो हमारा यह का नाम है कि हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन। अब हमसे आपसे पूछे हैं कि सबसे अम्लीय कौन होगा। देखिए क्वेश्चन है कि सबसे अधिक अम्लीय है, अम्लीय है। अच्छा, जब सबसे अधिक अम्लीय है मतलब कि 1 हो गया 0, 1 हो गया 7 और 1 हो गया 5 और 1 हो गया
3। इस ऑप्शन में बस आपको बताना है कि सबसे अम्लीय इसमें जिसका पीएच मान यह दिया हुआ है, पीएच मान किसी का 0 है, पीएच मान किसी का 7 है, पीएच मान किसी का 5 है, पीएच मान किसी का 3 है। तो इसमें सबसे अम्लीय जो होगा, सर लाइव क्लास चलता है कब से, ये क्वेश्चन है कि दिलीप मौर्य का। दिलीप मौर्य जी, यह जो क्लास चलता है डेली, यानी कि हम हिंदी थोड़ा ज़्यादा जानते हैं तो हम हिंदी में बताएंगे और इंग्लिश में भी लिख देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो डेली यह आपको सुबह में आपको देखने को मिलेगा, कितने बजे से, तो 5 बजे AM से, ठीक है। यह AM से क्लास हो जाती है स्टार्ट। तो आप सभी लोग थोड़ा 2 महीने की बात है, कम सोइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। डेली लाइव क्लास यह 5 बजे सुबह स्टार्ट हो जाती है और आप सभी लोग जुड़िए। और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिए, वो लोग भी जुड़े, ठीक है। हाँ, अब हम आंसर की अगर हम बात करें तो का नाम है बहुत से विद्यार्थियों का कि सर सत्यम का सबसे पहले, जैसा कि वीरेंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं, क्या कि आप 7 से कम किसी का 5 का नाम है, सत्यम का 0 का नाम है और शिवचरण यादव का नाम है कि 0 होगा। मेरे दोस्त जितने भी एटीट्यूड बॉय माई 0 होगा, वेरी गुड, 0 पे ज़्यादा अम्लीय होगा, बहुत बढ़िया। हम बात करें कि हम देखिए यहाँ बताना चाहेंगे कि अगर पीएच की वैल्यू हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 7 जाता है, 7 से अधिक हम 14 होता है। हम यह देखें तो इसको हमको पता है कि यह क्या है, आपका उदासीन है। क्या है, 7 जो होता है उदासीन होता है। अच्छा, यह तो 7 उदासीन हो गया, लेकिन ऐसे हम नीचे जाएंगे तो अम्लीयता का गुण बढ़ता है। क्या, अम्लीयता का गुण बढ़ता है। तो अम्लीय हम इधर आ रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो सबसे अम्लीय हमारा 0 हो जाएगा, सबसे अम्लीय हमारा 0 हो जाएगा, जो कि जितने भी 0 बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट है। लेकिन 7 से अधिक अगर जाएंगे तो वह ज्यादा क्षारीय होता जाएगा। बोलिए, 7 से कम नहीं होगा, इसका आंसर 7 से कम नहीं होगा मेरे दोस्त, ये भी ध्यान रखो। यह अम्लीय नहीं पूछा है, सबसे अधिक अम्लीय पूछा है। हम जानते हैं कि 7 से कम अम्लीय होता है, लेकिन इनमें हम देखें कि सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो जिस भी आपका वैल्यू यानी कि जिस भी विलयन का पीएच मान 0 होगा वह सबसे अधिक अम्लीय होगा। बोलिए, आगे बढ़ें, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम आए, अगर हम बात करें कि किसमें कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण वह क्या होता है, खट्टा होता है। तो अब आ गया कि सर दिलीप मौर्य नहीं, दीपाली मौर्य, अच्छा सॉरी दीपाली मौर्य, हाँ दीपाली मौर्य। चलिए, ज़्यादा अम्लीय है 5, अरे नहीं भाई, कैसे 5 हो जाएगा है, दीपाली और बाकी आई अभिषेक कहना है कि अभिषेक वर्मा कह रहे हैं कि ज़्यादा 5 होगा, कैसे 5 होगा, कैसे समझ रहे हो मेरे दोस्त, नहीं। हाँ, अब देखें कि सिट्रिक जो फल है आपका कह रहा है कि जैसे कि नींबू में, संतरा में आदि में ये सब पाया जाता है, कौन सा, तो सिट्रिक फल। अब कह रहा है कि में उपस्थित होता है जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो देखिए सिट्रिक फल कौन सा रहा है सर, संग गाइए, आई एम नॉट सॉरी बट हर दिल का। चलिए, यहां से अगर हम बात करें तो एसिटिक अम्ल की बात करें तो यह पाया जाता है सिरका में। किसमें, सिरका में। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल की अगर हम बात करें तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। किसमें, इमली में। और आपका अंगूर में भी। किसमें पाया जाता है, तो अंगूर में भी पाया जाता है। यानी कि इमली और अंगूर में यह हमारा पाया जाने वाला जो अम्ल है आपका टार्टरिक अम्ल है, और इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। हर दिल का एक राज होता है, सही बात है, ये तो बात है। किसका राज है जी, हर दिल का एक राज होता है, हर बात का अलग अंदाज होता है। वाह क्या बात है, हर बात का अलग अंदाज होता है, जब तक ना मिले क्या बेवफाई की क्या ठोकर, हर किसी को अपनी पसंद पर नाज होता है। वाह वाह क्या बात है, सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया।
अब ये का नाम है ज्योति पटेल का कि आंखें तुम्हारी हो आंसू हमारा हो, खुद ना करे दोस्ती इतनी गहरी हो, ऐसे तुम्हारी रुके क्या धड़कन हमारी हो है। अच्छा, सांसें रुके, ये का नाम है कि गहरी हो सांसें तुम्हारी रुके और धड़कन हमारी हो। वाह वाह, क्या बात है, आप लोग इतना अच्छे अच्छे शायरी बोल देते हैं, हमें तो आता नहीं है जी। सिट्रिक एसिड, हाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़े ना अब अगले क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम एक बात कहें तो हमको अब लाइक बटन से मतलब है मेरे दोस्त, थोड़ा सा लाइक बस कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए थोड़ा, क्योंकि आप सभी का यह लाइक और आपका देखा जाए सर, अब आप बोले सर को हमको नहीं आता है जी, इतना शायरी नहीं आता है, शायरी हमें नहीं आता है। हाँ अब आए हम अगर देखें तो लाइक की हम बता दें तो एक बार बस आप लोग 50 नहीं पहुंचाए हैं, हमारा मन बहुत थोड़ा सा विचलित हो रहा है। आप लोग बताइए, कर दिए होते तो थोड़ा हम भी आज। सिचन सर हम लाइक कर दिए हैं, थैंक यू। लाइक की संख्या अभी 23 है, बताइए। खैर 6:17 हो रहा है 7 बजे से। तो हम आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखा जाए सांग गाइए सर। गुड मॉर्निंग सर जी। पूजा कुमारी बहुत देर से जुड़ रही हैं और यह डेली लाइव क्लास होता है। सुने है ना गाना कि 3 गो वादा करे जा 3 गो वादा ना, पहिल का है कि धोखा और दूसरा का आपका क्या है, पहिल का नहीं, पहिल का झूठ, दूसरा का धोखा, तीसरा का उड़बू तू ज्यादा ना। ठीक है, उतना हमें नहीं आता है। चलिए आपके का नाम को हमने रख लिया कि सर आप कहाँ से हैं। मैं प्रयागराज से, दीपाली मौर्य का नाम है। तो चलिए आप प्रयागराज से हैं तो बहुत अच्छे आपके ज़िले से हैं। हम अगर बात करें तो हम भी यूपी में, हम कहाँ से हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा बागी बलिया। ठीक है, यानी कि बलिया ज़िले से हम हैं। और इस बलिया ज़िले में हम अगर बात करें, मेरे दोस्त कहाँ हैं इतना, बलिया ज़िले की बात करें तो बलिया में हम नगरा से हैं। कहाँ से हैं तो नगरा से। आप लोग सुने भी होंगे बहुत से विद्यार्थी, और बहुत से विद्यार्थी लोकल पढ़ भी रहे होंगे। चलिए अगर हम बात करें कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग, कहीं पिटाई लुटाई लोग बजा देख ले बजा, क्योंकि कुछ टूटला फाटेला तो आदमी क्या करला, हल्दी में चूना में राके छापेला और ओकर रंग हो जाला हल्का भूरा लाल, भूरा लाल होता है, हल्का भूरा लाल हो जाता है। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि इसका रंग होता है तो यह कैसा हो जाता है, हल्का भूरा लाल हो जाता है। क्षार मिलता है हल्दी में तो, और वह उस जहाँ चोट लगा रहता है ना, वहाँ पे छापने से वहाँ का दर्द मतलब कि उभरता है, बहुत मतलब कि अच्छा प्रतीत होता है। हाँ सफलता शोर मचा दे, एकदम बहुत बढ़िया। हम यहाँ अब अगले क्वेश्चन पे आए ना, 7 बजे से आपके इंग्लिश वाले सर आएंगे। 7 बजे हम पहले आज 5-7 मिनट क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है मेरे दोस्त। अम्लीय लवण की हम बात करें तो अम्लीय लवण वह होना चाहिए जिसमें हमारा H हाइड्रोजन आयन होना चाहिए। तो हम बात करें तो यह तो हमारा लवण है, ऐसे कैंसिल। और यहाँ देखिए तो हाइड्रोजन है, सोडियम बाइसल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं इसको सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम बाइसल्फेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइसल्फेट इसको बोलते हैं, सोडियम बाइसल्फेट। यानी कि खाने वाला इसको सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा इसको बोला जाता है। और यह कैसा होता है तो अम्लीय होता है। बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर रैंक 1 लाना है, हमें 7 चाहिए। कल सास हूँ जिसना किसी की सामने सर नहीं झुकाया उससे आज किसी के सामने।
सही बात है। कुल मिला के देखिए, जब तक हम अब उसके लायक नहीं रहेंगे तो हम मतलब कि जैसे कहा, जिससे मतलब नहीं कहा जाता है कि हमें पूछना भी नहीं चाहिए, वो अभी हमको क्या सिखाने लगते हैं, औकात बताने लगते हैं। तो जब तक आप अपने काबिलियत में नहीं आएंगे, सफलता पाएंगे नहीं, तब तक आपको आपसे कम मतलब कि औकात वाला भी आपको क्या होगा, राह दिखाने लगेगा, आपको समझाने लगेगा ऐसे करो वैसे करो। तो वो बात बहुत बुरी लगती है, बात सही है। कोई बात नहीं, खैर अभी आप लोग अभी बहुत अच्छे मतलब कि समय में हैं, आप लोग मेहनत कीजिए और अपने टारगेट को पूरा कीजिए, तभी तो कुछ होगा। अब कह रहा है कि धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या क्या होगी। तो धावन सोडा की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डाट 10H2O, ये होता है जल के अणु पूछ रहा है। क्या हम देखें तो जल के अणु, हम अगर जल के अणु की बात करें तो जल के अणु कितना है, यहाँ पे 10 है, तो 10 है। जल के कितने अणु हैं, तो जल के 10 अणु हैं। आपका देखा जाए तो इसमें पूछता है H2SO4 में क्या अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या है, अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या है, तो इसमें देखा जाए तो 2 है। ये दोनों क्वेश्चन आपका, कोई बात नहीं दीपाली मौर्य, देखिए ये 95% और 98% बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। कहा जाता है ना कि हर एक चीज संभव है, कब, जब आपका दिल और दिमाग मतलब उसी पे रहे और उसी प्रकार से एक आपका सटीक मतलब कि तरीका हो, और सटीक तरीका के साथ साथ क्या हम बात करें, अगर सटीक तरीका की बात करें तो आपका सटीक क्या होना चाहिए, सटीक आपका तरीका होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। और यह तरीका में हम देखें तो साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। अगर यह दोनों आप फॉलो कर रहे हैं तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका सटीक तरीका होना चाहिए कि हम किस रास्ते से जाएंगे तो वह रास्ता हमारे लक्ष्य को क्या करेगा, और नजदीक करेगा। और उसमें हम जब कंटिन्यूटी रख देंगे तो फिर यह कोई बहुत बड़ा नहीं है टारगेट, यह बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, उस पर आपको 24 घंटा दिल और दिमाग होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए उस प्रकार से आपको कार्य करना होगा। तो यह बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, आखिर में यह संभव है। क्या संभव है, तभी तो विद्यार्थी लेकर आते हैं। तो उसी विद्यार्थियों की तरह आप भी मेहनत कीजिए, लाएंगे तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यह बहुत बड़ा लक्ष्य भी नहीं है, नॉर्मल है, आप कर लेंगे। जब आप किसी भी काम को करने चलिए, मान लीजिए कि हमारा एक टारगेट है, इसको हम तोड़ना, और बहुत बड़ा ये पहाड़ है। जिस दिन आपको कोई व्यक्ति कहे कि ये क्या, इसको आप तोड़ देंगे, अगर उसी दिन 2 व्यक्ति, जैसे एक कह रहा है कि हाँ ठीक है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं इतना यह बड़ा है, हो पाएगा, तो देखिए जिस दिन यह व्यक्ति हाँ कह दिया तो समझिए कि वह इस पहाड़ को आधा तोड़ दिया। यानी कि उसका हौसला बुलंद रहना चाहिए, नहीं कि हाँ भी कहे हाँ हो जाए, नहीं, मतलब कि आप उस पे अगर हावी होंगे तो वह कार्य और आपका इजी हो जाएगा। लेकिन आप कार्य पर अगर हावी नहीं हो रहे हैं तो वह कार्य आप पे पर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा, जिससे वह कार्य आपके लिए हार्ड हो जाएगा और इम्पॉसिबल भी हो जाएगा। तो पॉसिबल बनाने के लिए हौसला बुलंद होना चाहिए, सोच भी उस तरह से होना चाहिए, और हाँ एकदम उसको आप एकदम तन्मयता से काम को करेंगे तो वह आपका आधा काम उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आप उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। फिर जितने भी विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का नाम ये है कि पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान, यानी कि जो विलयन हमारा उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन हम विलयन की अगर हम बात करें तो उदासीन विलयन का हम अगर क्या बात करें, अगर पीएच की बात करें तो इसका पीएच कितना होता है। तो इसके पीएच की बात करें मेरे दोस्त, तो उदासीन जो भी हमारे विलयन होते हैं उनकी अगर पीएच मान की बात करें तो कितना होता है, 7 होता है। वेरी गुड, आप सभी का 7 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं हम आज के, देखा जाए तो 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं। अभी इस क्वेश्चन का जवाब बताएं कि कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो H2SO4 होता है, और अम्लीय हमारा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या यहाँ देख सकते हैं
कितना है 2, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भुवनेश, ठीक है आप बहुत देर में जुड़ रहे हैं भुवनेश, और 2-3 दिन से नहीं आ रहे हो मेरे दोस्त। का है हिमांशु प्रजापति का नाम है कि 2, वेरी गुड। सनी 40 का बी, वेरी गुड। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, और अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 7 बजे से आपका इंग्लिश का चलेगा टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप सभी लोग जुड़िएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो 41 नंबर है, 41 का आप सभी लोग आंसर दे दीजिए, उसके बाद से फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है तो हम अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन से पहले अगर 20 लाइक की संख्या थी, तो अब विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार अगर हम लाइक की बात करें तो देखते हैं कितने लाइक की संख्या है। जो कि देखा जाए तो आप सभी का यह प्यार रहा हमारे पर, यानी कि 27 है। अभी भी कल से अभी हम कम हैं, तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए हैं आप सभी लोग लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक है हाँ, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, अथवा एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ना। चलो तो एसिटिक अम्ल की बात करें तो CH3COOH। अच्छा अम्लीय कह रहा है ना कि अम्लीय परमाणुओं की संख्या, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आप बताएंगे, आप जल्दी से बताएंगे अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। सर कितने क्वेश्चन और हैं? सुरेश जी क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं करा पाएंगे। ठीक है क्वेश्चन पूरा नहीं करा पाएंगे, क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है लगभग 100 क्वेश्चन है, लेकिन 100 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारा देखा जाए तो अभी क्या होगा, इंग्लिश का क्लास है ना, इंग्लिश का क्लास होगा आप सभी के 7 बजे से, तो हम 6:45 बजे इस क्लास को ख़त्म कर देंगे और 15 मिनट चलाएंगे। 15 मिनट में और हम 10 क्वेश्चन को कर देंगे, यानी कि 50 तक हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। यानी कि अम्लीय परमाणुओं की जो संख्या होती है हाइड्रोजन की ना, तो 1 होता है, यही हमारा अम्लीय है COOH। क्या बोला जाता है इसको, ओइक अम्ल बोलते हैं ना इसको, ओइक अम्ल। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत गहरी थी रात लेकिन हम सोए नहीं, दर्द भी था दिल में मगर हम रोए नहीं, कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे भी जगे रहे हो, क्या किसी की के लिए और क्यों नहीं सोए, क्या है सोए अभी चाहिए सर, इसलिए रैंक 1 चाहिए। बिल्कुल रैंक 1 चाहिए तो फिर आप एकदम लग जाइए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और भी अभी देखा जाए तो समय भी है। ठीक है ज्योति पटेल गुड मॉर्निंग आप सभी को भी। सर बार ऐड आ रहा है, दीपाली मौर्य बार आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, 6 मिनट पे आता होगा। गुड मॉर्निंग। चलिए तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आते हैं इस क्वेश्चन के आगे। हम 42 यानी 50 नंबर तक करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन SO2 का हम अगर जलीय विलयन की बात करें तो यह कैसा है, तो आपका अधातु का ऑक्साइड है ना, क्या है, अधातु का ऑक्साइड है। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं मेरे दोस्त, अधातु के ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं, तो वह आपके अम्लीय होते हैं। इसको जल में घोलेंगे तो वह क्षारीय नहीं हो जाएगा, वह अम्लीय ही रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा, विलयन आपका अम्लीय हो जाएगा। ठीक है बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग अविनाश। ठीक है आप तो बहुत देर से जुड़े हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ आते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रबल क्षार, हम एक ना बताइबो, अगर ना बतैला जा 20 जना जुड़ल बड़ा जा, लगभग 17 से 20 विद्यार्थी, जेकर ना आयल तो हमके बहुत खिसवरी, सर लाइक का रिकॉर्ड टूटे रहा है। कोई बात नहीं, चलिए आप ही लोग तो टूटेंगे, तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, अब आपका ये सब प्यार है, आप सभी का सहयोग है, और आप लोग हमारे ऊपर थोड़ा सा यह बनाए रखिए। ठीक है और हम आप सभी को हर एक सब्जेक्ट में मतलब कि कोशिश करेंगे कि एकदम चला करके और हर एक
क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट आपको याद करवा दें यहीं पे। ठीक है सर, ठंड बहुत है, कोई बात नहीं, ठंड है तो फिर ये तो प्राकृतिक चीज़ है ना। हाँ, प्रबल क्षार और अम्लीय पूछता है तो कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और यह कापर हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मेरे दोस्त क्या होता है आपका देखा जाए तो सोडियम पोटेशियम, क्या लिथियम सोडियम ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये आपका क्या है कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये हमारा क्या है धातुओं की क्रियाशीलता मतलब कि क्रम है, इसी के अनुसार यह क्षार प्रबल होता है। तो आपका सोडियम है, सोडियम से ज़्यादा हमारा पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम तो है नहीं। ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ NaOH आप सभी का आ रहा है। जय जय श्री राम सर जी, जय जय श्री राम आप सभी को भी। आइए अब हम अगले क्वेश्चन देखें तो 44 नंबर, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है ना, यही होता है ना। अब यह कह रहा है कि यह दुर्बल अम्ल क्यों होता है, दुर्बल अम्ल क्यों होता है। देखिए मेरे दोस्त, हम दुर्बल और प्रबल कहाँ से पकड़ते हैं, यानी कि जिसमें हमारा H आयन अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो यह आपका अधिक अम्लीय होगा, क्या होगा, अधिक हमारा अम्लीय होगा, क्या होगा, अधिक हमारा अम्लीय होगा। और हम बात करें कि अगर जिसमें यही H आयन हमारा कम होगा, जिसमें कम होगा तो वह हमारा कम अम्लीय होगा, क्या होगा, कम अम्लीय होगा। अब समझ गए होंगे। तो यह दुर्बल अम्लीय इसलिए है कि इसमें हमारा H आयन की जो संख्या है वह कम होता है, H आयन जो होता है कम मात्रा में निकलता है, जिसके वजह से आपका देखा जाए तो यह क्या होगा, दुर्बल अम्ल की मात्रा में आता है। यानी H आयन की मात्रा जो होगा इसमें आयनन की मात्रा क्या होगी, H आयनन की मात्रा जो होगी कम होगी। बोलिए, अब बढ़े ना अगले नंबर क्वेश्चन। अब अगला एक बात करें कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए, यह पहला क्वेश्चन कि यह नीला को क्या कर रहा है, तो नीला को कर रहा है लाल, क्या कर रहा है, लाल। और एक दूसरा जो होता है वह करता है लाल को, क्या करता है, लाल को क्या करता है, तो नीला करता है। यही ना दो पॉइंट है आपका देखा जाए तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले में, तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले में हम जानते हैं कि अम्ल क्या करता है, अम्ल देखा जाए तो नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। यानी कि नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। यह किसका काम है, तो आप कहेंगे कि सर जी यह अम्ल का काम है, किसका, अम्ल का। लेकिन अगर लाल से नीला कर रहा है तो यह किसका काम है, तो इसका काम की अगर बात करें तो क्षार का। कह रहा है कि नीला से क्या हो रहा है, लाल हो रहा है, नीला से क्या हो रहा है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, यानी कि यह आपका जब अम्ल हो जाएगा, नीले से आपका लाल हो रहा है, तो लाल से नीला तो क्षार होता है। तो यहां से देखें अगर यह अम्ल है तो अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान तो क्या होता है, 7 से कम होता है ना, 7 से कम होता है। तो 7 से जब कम होता है तो 7 से कम इसमें कौन है, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन, अरे मेरे दोस्त 45 का डी, अरे हमर लगे रहता जना तो काम बताई, ये जब कोनो छोड़ी बा हो नहीं है ना, रहता जा लगवा ना तो बड़ी मार मरती। ऑफलाइन वाला लोग के तो और ही, ऑनलाइन वाला तो तनी दूर बढ़न जा, हम लोग को जानत नहीं कि कहाँ कहाँ से बढ़न जा, लेकिन ऑफलाइन वाला ठीक बा। यही ठंडी में तो हम लोग के लगातार चालू करे के पड़ी। ठीक है, एकदम मार मार कर सब भाई हथवा ना लाल कर देते। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख करके दिया करो इसका आंसर। अब इतना नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग गलत कर दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं सब लोग हैं। हाई भुवनेश ये भी 10 दे रहे हैं। अरे डेली लाइव क्लास वाला लो तो हम लोग के तूर देती, ठीक ना, बिहार से हैं आप। दिव्या, ठीक है दिव्या आपका वेलकम है। हाँ हाँ, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं।
अब चलिए अगर हम बात करें 45 के बाद 46, तो 46 की बात करें, कह रहा है कि बेकिंग जो पाउडर है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तथा दूसरा बेकिंग पाउडर की बात करें तो बेकिंग पाउडर में हमारा एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा कह रहा है कि क्या होता है सोडियम क्लोराइड अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें बताइए क्या होता है। तो हम अगर बात करें तो इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर हमारा देखा जाए तो किससे किससे मिलकर के, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और यह टार्टरिक अम्ल होता है, जो कि आप सभी का देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। सर आप कहाँ से हैं, कहाँ से हो मेरे दोस्त? हम हैं बलिया जिला में नगरा से, ठीक है, नगरा से, बलिया में नगरा से। आप सभी लोग बहुत विद्यार्थी यहाँ से लोकल के होंगे जो जानते होंगे हमें, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सभी लोग का प्यार रहा और हम भी आप सभी से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन आंसर आप लोगों को है, हम नहीं देंगे इसका। बताइए, अगर हमको देखा जाए कि जल को कठोरता हटाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो जल को कठोरता आप सभी लोग बता दीजिए, हम क्या बताएं। लाइक की संख्या बहुत कम है आप लोग। लाइक कर दीजिए सभी लोग, विद्यार्थी बहुत कम लाइक की संख्या आ रहा है। हाँ, क्या है 47 का ऑप्शन? धावन सोडा, वेरी गुड। तो धावन सोडा है, क्या धावन सोडा, इसे धोने वाला सोडा भी बोलते हैं, धोने वाला सोडा, धोने वाला आपका सोडा, इसमें अगर हम मिलाएंगे जिसे धावन सोडा भी बोलते हैं, तो धावन सोडा से आपका जल की कठोरता को क्या किया जा सकता है, दूर। हाँ, और इंग्लिश वाले सर मैंने तो कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इंग्लिश वाले सर आप अगर चल देंगे घर से तो समय से आ जाएंगे। आप उम्मीद करते हैं कि समय से पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को देखा जाए तो विद्यार्थी सब आपको इंतज़ार कर रहे हैं। सर मैंने तो कर दिया। क्या धोया जाता है, क्या धोया जाता है, कहाँ क्या धोया जाता है जी, कहाँ? कठोरता को दूर करने के लिए ना, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान बताइए। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय जो वर्षा होता है इसका पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का बताना है। आप सभी लोग बताइए कि आपका देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? सही से आप सभी लोग दीजिए। आप सभी लोग, प्रचार ही तो आ रहा है बस भाई, बाकी आप ही पे बस आ रहा है क्या?
5.6 होता है इसका, लेकिन 5.6 दिया नहीं है, तो इसके लगभग में मारेंगे तो 5.1 मार देंगे। ऐसे इसका 5.6 होता है अम्लीय वर्षा। ठीक है, और जितने भी चैनल पे नए विद्यार्थी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों मित्रों को भी आप लोग शेयर कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, आप लाइक की संख्या मतलब हाँ लगभग में मार देंगे, क्योंकि देखा जाए तो आपका 5.6 है नहीं, और 5.6 से अगर देखा जाए तो 6.2 बहुत ज़्यादा है, तो हम 5.2 पे अबाउट पे लगभग पे मार देते हैं कि यह संभावित आपका हो जाएगा, उसके करीब में क्या है आंसर है। ठीक है, आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन का सर समझ आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े ना। सर इंग्लिश वाले सर आने का पूरा प्रयास कीजिए सर। चलिए हम अगला हम देखें, 2 क्वेश्चन के बाद हम लाइव सेशन को समाप्त करेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान है, देखा तर जा 25, 24, 23, 22, मतलब 19, 22, 23, 24, 25, ये मतलब कि लगातार क्वेश्चन बनते आ रहा है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 7 शुद्ध जल का पीएच मान यानी कि उदासीन होता है ना, तो यह 7 होगा शुद्ध जल। और अच्छा, शुद्ध जल होता है वर्षा का जल को माना जाता है, क्या? वर्षा का जल। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये शुद्ध तो होता ही है, लेकिन हम ऊपर से यह जब चलता है तो वायुमंडल में अशुद्धियाँ फैली रहती हैं, उन अशुद्धियों में यह मिल जाता है अशुद्ध, फिर आकर के वह अशुद्ध हो जाता है। लेकिन आपका माना जाता है कि 100% क्या होता है, शुद्ध होता है, और जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि उदासीन। और इसमें हम जब करंट प्रवाहित करेंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा। 49 का सी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड, आप सभी का 49 का सही होगा सी ऑप्शन ही। इसमें वर्षा का जल का पीएच मान 7, और इसमें किसी प्रकार का कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, हम आते हैं, अब यही लास्ट क्वेश्चन होगा 50-50, और उम्मीद करते हैं कि आपका सर अभी आने वाले होंगे। जब तक नहीं आते हैं तब तक हम आप सभी के साथ जुड़े ही रहेंगे, क्योंकि वह 7 से पहले आ जाएंगे, हमें भी उम्मीद है। हाँ, H2SO4 विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो आप बताइए कि पहले देखा जाए तो HCl, H2SO4 और HNO3 क्या? HNO3 नाइट्रिक अम्ल और CH3COOH, यह सब क्या है? अम्ल है ना। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, 7 से कम। तो यह हमारा अम्ल है, अम्ल है तो इसका 7 से पीएच मान क्या होगा? कम होगा। बोलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी समझ चुके होंगे। 7 से कम, हाँ वेरी गुड। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन, बस देख लेते हैं। धावन सोडा, धावन सोडा की बात करें तो Na2SO क्या? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डाट 10H2O, ये होता है ना धावन सोडा। अब रही बात कि इसमें कहीं अम्लीय का गुण मतलब कि H आयन दिख रहा है, नहीं ना, तो यह क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। धावन सोडा जो देखा जाए तो क्षारीय होता है, लेकिन क्या? लेकिन बहुत खतरनाक वर्ड है। हम अगर कहें कि जो हमारा सोडियम NaHCO3 होता है, जिसे हम बेकिंग क्या बोलते हैं? जिसे हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर, यानी कि खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। अगर खाने वाला सोडा की हम बात करें तो खाने वाला सोडा का पीएच मान क्या होता है? हाँ, ये कैसा होता है ये बता दीजिए। खाने वाला सोडा की बात करें तो इसमें H दिख रहा है ना, H जब दिख रहा है तो मेरे दोस्त यह होता है अम्लीय। कैसा होता है? तो यह बात करें तो यह कैसा होता है? तो आपका अम्लीय होता है। बोलिए, अम्लीय होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? हाइड्रोजन गैस निकालने की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस कौन कौन निकालेगा? तो हम बात करें क्या? सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, क्या? कैल्शियम, मैग्नीशियम,
एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, उसके बाद से लेड, उसके बाद से आपका पीबी, उसके बाद से हाइड्रोजन, कॉपर, AgAu, यह है आपका धातुओं की क्रियाशीलता। और हाइड्रोजन से जितने भी तत्व ऊपर होते हैं वह आपके अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करेंगे, यह इससे जितने भी ऊपर हैं ये सब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे। तो अम्ल से अभिक्रिया जैसे करेंगे क्रिया करके, तो यह क्रिया करके क्या देंगे, तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन से ऊपर तत्व क्या है, तो केवल जिंक है। इसलिए हम जिंक पे क्या कर देंगे, मार देंगे। ठीक है, क्या है लिए पेस्ट कर रहे हो भुवनेश, क्या मतलब है बताओ। क्वेश्चन का आंसर दो ना, आंसर नहीं आ रहा है बस पेस्ट किए जा रहे हो, क्या मतलब है। 52 का आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। ठीक है, आते हैं अगले नंबर, खाने के सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र। तो खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaHCO3 होता है। इसको बोलते हैं बेकिंग, क्या, बेकिंग पाउडर, क्या बोलते हैं, पाउडर। और बेकिंग पाउडर की हम बात करें तो बेकिंग जो पाउडर होता है इसको बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम। क्या होता है, सोडियम। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। बोलिए, इसमें किसी प्रकार का कोई इशू। जिंक दे चुका हूं, अच्छा पहले से दे दिए थे, आपका कमेंट ऊपर चला गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, खैर एक ही बात काम वाला बात किया जाए तो सही रहेगा। ठीक है भुवनेश, उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। हाँ, अब आते हैं 54 यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन। लग रहा है कि हो जाएगा सर, जब तक आएंगे तब तक तो हमको लग रहा है। हाँ, एक विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक जो विलयन है लाल को क्या कर रहा है, तो यह लाल को देखा जाए तो नीला कर रहा है। और दूसरा कोई विलयन होगा, दूसरा जो कोई विलयन होगा वह क्या करता होगा, नीला को आपका देखा जाए तो लाल करता होगा, यही ना। अब रही बात कि हमारा लाल से नीला करने का काम और आपका देखा जाए तो नीला से लाल करने का काम। तो लाल से नीला करता है तो इसका काम होता है क्षार का, और नीला से लाल करता है तो यह किसका काम है, तो अम्ल का। यही 2 पॉइंट आपसे घुमा फिरा करके इधर से उधर करेगा, जैसा टिंकल कर रहा है डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। तो अब इसका पीएच मान पूछा है तो हमसे पहले पूछेंगे कि यह किसका काम है। तो कह रहा है कि लाल कर रहा है नीला में, लाल कर रहा है नीला यानी कि क्षार। और क्षार का अगर हम पीएच की वैल्यू की बात करें तो 7 से क्या होता है आपका अधिक होता है ना, 7 से क्या होता है अधिक। और 7 से अधिक की अगर हम बात करें तो केवल डी ऑप्शन 7 से अधिक वाला। बोलिए, हाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। जितने विद्यार्थी डी ऑप्शन दे रहे हैं आप सभी का करेक्ट है। आप सभी को शुक्रिया इसके लिए, इसलिए कि आपका आंसर सही है और ऐसे ही आप बने रहिए। 30 हम देखें तो लाइव आया है, फर्स्ट आंसर मैं बता रहा हूं तो मेरा क्यों नहीं। अरे मेरे दोस्त कहाँ बताए हैं, भुवनेश कहाँ है आपका, देखा जाए ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। कहाँ भुवनेश आपका देखें तो इसमें 54 का आंसर कहाँ है बताओ आप। ऐसा कुछ नहीं है भुवनेश, ये सब काहे भ्रम पाल रहे हो आप। कमेंट पढ़िए अच्छे से। अच्छा रुक जाओ। 54 का आपका आंसर, आपका क्या नाम है कि हम दिए हैं। चलिए 54 की अगर बात करें तो भुवनेश 7 से कम बोले हैं, वो तो सही है, उसका तो हो गया। उसके बाद से जिंक बोले हो, उसके बाद से अगर देखें तो भुवनेश जिंक दे चुका हूँ बोल दिए हो, NaHCO3 बोल दिए हो। तो हमारा यहाँ चाहिए ना इसका, हम तो वो सब सुन ही लिए हैं। विनोद भुवनेश pH 8, हाँ यार सही बात है। अच्छा सॉरी भुवनेश, चलो कोई बात नहीं, आप दे चुके हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कमेंट। ठीक है, इतना बुरा ना मानो यार, क्या बात कर रहे हो भुवनेश pH लाइक। हाँ ठीक है, मतलब आप लोग भी चलिए कोई यहाँ पे वो नहीं है, किसी का भेदभाव नहीं है यार, सबसे हमारा प्यार है। आप सभी को हमको पढ़ाने का मेन मकसद है। थोड़ा सा कमेंट मतलब कि चलो अब से नहीं होगा, उम्मीद करते हैं।
हाँ, सोडियम कार्बोनेट देखा जाए तो डेकाहाइड्रेट का प्रचलित नाम है, तो इसको बोलते हैं धावन सोडा ना, इसी को बोलते हैं ना धावन सोडा। क्या? धावन सोडा। क्या बोलते हैं इसको? धावन सोडा या धोने वाला सोडा। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2, इसी को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। बेकिंग पाउडर यानी NaHCO3, NaHCO3। धावन सोडा, तो धावन सोडा की बात करें तो Na2CO3.10H2O, जो कि ये दे रखा है, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो POP, जिसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। SO4 डॉट हाफ प्लास्टर ऑफ पेरिस नॉट हाफ H2O। और आपसे पूछेगा जिप्सम, क्या पूछेगा? जिप्सम। जिप्सम की अगर हम बात करें तो CaSO4 डॉट 2H2O होता है। इसका हमारा देखा जाए तो रासायनिक सूत्र आप सभी से ज्यादा पूछता है यह, ठीक है। आप सभी का करेक्ट हाँ धावन सोडा ही होता है, धावन सोडा। वेरी गुड। 55 का आप सभी का सी ऑप्शन आ रहा है। 56 का रहा कि CaOCl2 का प्रचलित नाम अभी हम बताएं। देखिए CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग या पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो आपका क्या है? आपका ब्लीचिंग पाउडर सी ऑप्शन है। बोलिए ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, भुवनेश ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर ही आपका करेक्ट आंसर होगा। मसाज जो साज करवाते हैं कि नहीं, वही मसाज में यही ब्लीचिंग पाउडर होता है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला। NaHCO3 क्या है? CO आपका 3 है। इसको जैसे ही हम गर्म करेंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो क्या? सोडियम कार्बोनेट बचेगा। सोडियम Na2CO3 प्लस CO2 और H2O, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर होगा हाँ CO2 बोनस। अब आ रहा है 57 के बाद 58। निम्न में से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से नींबू में पाया जाने वाला? नींबू। अब हमें क्या ना बताएं। राधे राधे। हाँ, लाइक की देख लेना। लास्ट में हम आप सभी के साथ साझा करते हैं कि लाइक की संख्या अभी फिलहाल में कितनी है और आप सभी लोग कहां पहुंचा देंगे। जैसा कि अगर हम लाइक की बात करें तो लाइक की संख्या की अगर प्रेजेंट हाल में हम अगर ओ भाई क्या हो गया? सर तो मैसेज कर दिए हैं, थोड़ा रुक जाइए। सर का मैसेज, इनका का नाम है कि खांसी आराम नहीं है, आराम होगा तो कल आएंगे। यानी चलिए इंग्लिश के क्लास नहीं चलेगा, बहुत कष्ट हुआ। इंग्लिश का क्लास नहीं चलेगा। चलिए अब तबीयतें खराब है तो फिर इसके आगे जवाब ही खत्म है। खैर कोई बात नहीं। चलिए हम आप सभी का ये देखा जाए तो 58 2 प्रश्न करके हम लाइव सेशन को समाप्त करेंगे। कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा क्लास लेने से भी कोई मतलब नहीं है। हम सभी क्वेश्चन को आप सभी के साथ क्या करेंगे, ये क्वेश्चन करा देंगे। 2-2 घंटे का क्लास बहुत होता है, एक ही दिन में सब कुछ करेंगे तो आपका ओवरफ्लो होने लगेगा, ठीक है। यानी कि फिलहाल में अगर देखें तो लाइक की संख्या मेरे दोस्त 30 ही पहुंचा, कल से भी कम हो गया। 35 कर दीजिए। 12 लोग हैं, अगर लाइक नहीं किए होंगे तो 35 तो कर सकते हैं ना, कर दीजिए। नाम क्या दोस्त? चलिए 2 क्वेश्चन और हम कराते हैं कि जैसे देखें कि हाँ आंसर भी देख लेते हैं। बस 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करेंगे। तो देखिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, किसमें? सिरका में। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें? तो साइट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल बात करें तो यह दो जो लैक्टिक अम्ल है दही में, किसमें? दही में। और फार्मिक अम्ल की बात करें तो यह फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो चींटी में ना, चींटी में
चींटी काटती है तो आपका इसमें फार्मिक अम्ल होता है। अब साइट्रिक अम्ल की बात करें तो यह आपका क्या है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। किसमें, तो नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, यानी कि बी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बता दिए हैं आप सभी का करेक्ट आंसर है। क्षार है, क्षार में हमें क्या होना चाहिए, OH ना, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन होना चाहिए। तो इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ठीक है कोई बात नहीं। बस अब लास्ट एक ही क्वेश्चन करेंगे भुवनेश, अब लास्ट करेंगे क्योंकि हमें भी पैर दर्द कर रहा है, अब इससे अब ज़्यादा हम नहीं चल पाएंगे, पैर तभी से दर्द कर रहा है कि हम अब क्लास को हम ये मतलब कि ये सोच रहे थे कि सर आएंगे तो सर का लाइव क्लास होगा, तब तक हम खींच देंगे। और यह मतलब कि देखे तो मैसेज कर दिए कि उनका खांसी हुआ है, जुकाम हुआ था पहले, तो फिर उनका तबीयत सही नहीं हुआ है। हाँ, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, हाँ अब इसको थोड़ा सा हम वर्णन कर देते हैं। अम्ल और क्षार की अगर हम बात करें, अम्ल में हम अगर क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो यह बनता है लवण और बनता है आपका जल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लवण और जल। अब बात करें कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से हम देखें तो लवण और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम, इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, तो उदासीनीकरण, क्या उदासीनीकरण बोलते हैं इस अभिक्रिया को, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपसे पूछता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, क्या पूछता है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए ना, ठीक है। तो आज का यह लास्ट यानी कि अंतिम क्वेश्चन रहा। हाँ, आप बस हम ये बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आप जिले का नाम बताइएगा, कोड बताएंगे तो मेरे दोस्त इतने हमें कोड पता नहीं है, जीके जीएस हमारा बहुत ही वीक है। मेरा नाम राज है, ठीक है, भुवनेश राज है, ठीक है। गोरख बटालियन, अच्छा गोरखा बटालियन, सर बहुत विनोद क्या का नाम है कि कम लोग हैं, अच्छा कम लोग पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, कम की ही जानकारी बहुत है, ठीक है। बनारस से, भुवनेश बनारस से हैं। आकाश पाल, एक बार बस बता दीजिए, उसके बाद से लाइव सेशन को समाप्त करते हैं। और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके पास जो भी होंगे, फेसबुक होंगे, क्या होंगे आपका, जैसे देखा जाए तो व्हाट्सअप ग्रुप होंगे आपके, टेलीग्राम भी ग्रुप होंगे, तो सोशल मीडिया पर आप शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम यूज करते हो, हाँ टेलीग्राम तो यूज करते ही होंगे आप लोग। सर मैं दानापुर से हूँ, बिहार से, अच्छा अविनाश दानापुर देख रहे हैं बिहार में, ठीक है। तो फिर यह आपका देखा जाए तो यहाँ हम अब लाइव सेशन को समाप्त करते हैं। अभी फिलहाल में 15 विद्यार्थी हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्रिया कि इतना प्यार मिला आप सभी का। फिर कल आप सभी लोग 5 बजे सुबह में जुड़ना मत भूलिएगा। और शाम को क्लास आपका हिंदी का, तो हिंदी का क्लास हम 5:30 बजे से चलवाए थे, तो आप सभी लोग जुड़ नहीं रहे थे, ठीक है। तो देखिए, जब विद्यार्थियों की संख्या कम रहती है तो थोड़ा जोश और जुनून कम रहता है। तो सर का कहना है कि सर 5 बजे से न करके 6 बजे से ही आपका शाम को, यानी कि जो शाम का हमारा क्लास है, शाम का क्लास की अगर बात करें तो पहला स्टार्ट होता है आपका हिंदी, और हिंदी आपका स्टार्ट होगा कब से, तो यह चलेगा आपका, अब नहीं जुड़ रहा है तो 6 बजे से, अब जनवरी से इसको कर देंगे हम, ठीक है। 6 से आपका 7 बजे तक चलेगा, ठीक है, 7 PM तक। उसके बाद से अब हम अगर दूसरा क्लास की बात करें तो यह आपका चलेगा आज मैथ, यानी कि यह मैथ और साइंस में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है, साइंस में कन्वर्ट होता रहता है। यह चलेगा 7 बजे से आपका देखा जाए तो 9 बजे तक आपका चलेगा मेरे दोस्त, 9 PM तक, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ना मत भूलिए। और यह शाम का डेली लाइव क्लास होता है, यही शेड्यूल रहता है, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा नाम लो का सुरेश, नाम तो ले लिए हैं, पिंगल, थैंक यू, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। और क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे जितने भी विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, यानी कि अब तक जिन भी विद्यार्थी लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
और शेयर भी थोड़ा कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे मैथ के लाइव सेशन में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन में हम मिलेंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो कल का वीडियो हमने करा रखा है, 1 घंटे का वीडियो है। डेली अब 1 घंटे से 2 घंटे क्लास यह चलता रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। देखिए आप लोग जुड़े रहते हैं ना, तो फिर क्लास को ऑफ करने का भी मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्लास ज़्यादा बड़ा होगा, कोई बात नहीं। तो फिर यहीं तक इस क्लास को रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप सभी से शाम के लाइव सेशन में। आप सभी को बाय बाय।